तो गाइस अगर आप भी डी यू एस ओ एल एन सी या रेगुलर के स्टूडेंट है और आपके पास भी सब्जेक्ट है हिंदी औपचारिक लेखन खा, तो ये वीडियो आपके लिए। काफ़ी सारे बच्चों को यही डाउट है भाई, फेल होने का काफ़ी डर लग रहा है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है, सोच रहे थे यार पढ़ लेंगे, अब पढ़ने का टाइम है तो कुछ समझ आ नहीं रहा है भैया, बस ये कह रहे हैं भैया पास करा दो। टेंशन मतलब इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे 100% पास हो जाओगे। पास छोड़ो, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। इस वीडियो में कराने के वाला हूँ, ये मैं पीडीएफ बना के लाया हूँ। और इस पीडीएफ की खासियत क्या है, इस पीडीएफ में है क्या, इस पीडीएफ में भाई हर चैप्टर के ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मतलब एग्जाम में आते होगा। आपको पता है ये हिंदी इंग्लिश ये एनवायरमेंटल साइंस ये सब होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। और इनके इतने क्वेश्चन पेपर में चेंज होता भी नहीं है, मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर होता है ना वही क्वेश्चन पेपर हो जाता है अगले साल भी। उसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब लिखने का तरीका अलग होगा। क्वेश्चन सब सेम ही रहते हैं हर साल। मैंने ये देखा, मैंने काफ़ी सारे 3-4 साल के पेपर एनालाइज करे हैं पीछे के, ठीक है, सब में मेरे को ये देखा हर चैप्टर से ना सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के, बस लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, बस घुमा फिरा के पूछा वही जा रहा है 4-5 चीज़ें, मतलब एक चैप्टर 4-5 चीज़ें पूछी जा रही हैं बस घुमा फिरा के। तो उससे ये पता लगा भाई मेरे को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे, ठीक है, बस ये 4-5 कुछ क्वेश्चन है एक चैप्टर के वही पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं ले आया हूँ सारे लिखे, हर चैप्टर लिखे आया हूँ। जैसे कार्यालय हिंदी का मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है, नीचे जाओगे आपको वेबसाइट हिंदी, सब सब्जेक्ट के चैप्टर के नाम है, ठीक है। तो हर चैप्टर का मैं लिख के लाया और वो भी ईजी लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ, क्योंकि हिंदी लिखने में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है भाई, काफ़ी टफ हो जाती है कई बार हिंदी लिखनी। तो मैं लिख के भी देखो ई पीडीएफ में ऐसा कुछ लिख के लैंग्वेज ऐसे लिख के लाया हूँ ना, मतलब कोई भी लिख सकता है, इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है ये लिखने में भाई, काफ़ी मात्राएं लगेंगी या काफ़ी मतलब डिफिकल्ट वर्ड होंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के लाया, बिल्कुल आसान लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, जो कि आप अगर यहाँ से पढ़ भी लेते हैं तो एज ईजिली एग्जाम में सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। और गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ सकें पीडीएफ डाउनलोड करके, तो उसको मैंने बताया कैसे एंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो करते हैं शुरू। पहले जैसे मैं सब कराऊंगा, देखिए मेन के मतलब जैसे लिटरेचर के होते हैं 5 सब्जेक्ट वो भी हैं इसमें, ठीक है, उसके बाद ग्रामर भी पूछी जाती है इसमें, ठीक है, वो भी मैं इसमें लाया हूँ, ठीक है। सारी वीडियो आप पूरी देखें, 40 पेज की वैसे तो है, पर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि हिंदी है यार, हिंदी इतना मतलब समझने में टाइम कम लगता है और बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है भाई, कार्यालय हिंदी क्या है। ये एक भी क्वेश्चन खोल के मत लेना भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। कभी ये मत सोचना भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, नहीं, सारे पीछे आए हों और पूरी प्रोबेबिलिटी आप में भी आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कार्यालय हिंदी क्या है, ठीक है। कार्यालय हिंदी क्या है, आप अगर इसका नाम ही पढ़ोगे कार्यालय हिंदी, इससे क्या समझोगे, कार्यालय की हिंदी है। कार्यालय क्या होता है, ऑफिस, दफ्तर, कोई भी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट ऑफिस लगा लो, वो कार्यालय में आता है, कार्यालय के अंडर आता है। जो कार्यालय के अंदर हिंदी बोली जाती है उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या है, कार्यालय हिंदी का मतलब है ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली हिंदी भाषा। वो यह वो हिंदी है जो हम दफ्तरों जैसे सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल या कभी कोई भी कंपनी में काम करने के लिए बोलते और लिखते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप, कार्यालय हिंदी वही होती है जिसे ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर में सरकारी भाषा में बोलने वाली भाषा होती है ये, ठीक है। और इस भाषा को सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल सब में बोला जाता है, ठीक है। और इसमें काम करने के लिए बोलते हैं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ऑफिस के अंदर आपको कई चीज़ें होती हैं, लेटर लिखना होता है एक दूसरे एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिखना होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी होती है, वहाँ से लेटर आता है, तो सब कुछ होता है कार्यालय हिंदी की भाषा में आता है, ठीक है। कुछ कार्यालय हिंदी भाषा होती है सबकी ऑफिस की, ठीक है, उसी भाषा में आता है। ऐसा नहीं है भाई बोलचाल में काम चल रहा है, जैसे आप आपस में दोस्त से बोलचाल करते हो, ऐसी भाषा में काम नहीं होता ऑफिस में। ऑफिस में होता है प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज में काम होता है, जिसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। तो ऑफिस वगैरह में, सरकारी दफ्तरों में कार्यालय हिंदी का काम होता है, इसी में बोलचाल होता है, इसमें लोग बोलते हैं वहाँ पर, इसी में लिख के कुछ भी लेटर वेटर लिखना होता है तो इसी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी रोजाना की बातचीत वाली हिंदी से थोड़ी अलग होती है। मैंने अभी बताया आपको, जैसे आप दोस्त से बात करते हो वैसे कार्यालय में बात नहीं करोगे आप, ठीक है। वहाँ पर आप अपना औपचारिक मतलब जो आपकी कार्यालय हिंदी भाषा है उसमें बात करोगे कार्यालय में, ठीक है। इसमें कुछ खास बातें होती हैं ताकि ऑफिस भाषा काम सही तरीके से हो सके, ठीक है। ऑफिस का काम सही तरीके से हो सके इसलिए भाषा ऐसी होती है, मतलब अगर सिंपल भाषा होगी तो काम की इतनी इंपॉर्टेंस को समझेगा नहीं, पर कार्यालय हिंदी की भाषा में होगी, मतलब वैसे कार्यालय की लैंग्वेज होगी ना ऑफिस की लैंग्वेज, तो वो काम जल्दी हो पाएगा, क्योंकि भाई वो लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, मतलब ऑफिस के रिलेटेड, ठीक है। अब खास बातें ये भी पूछ ली जाती हैं, बस पता है कैसे घूम के ले, कभी पूछ लेगा कार्यालय हिंदी खास बातें बताओ, कभी इसके फ़ायदे बताओ, कभी इसके मतलब यही मतलब फ़ायदे खास बातें, मतलब इस वर्ड को चेंज कर देंगे, बाकी होता सब सेम ही, उसके बेनिफिट्स ही पूछे हुए हैं, ठीक है। बाकी मैंने कई साल आता है, कई साल से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसकी खास बातें क्या है, वैसे तो मैंने हेडिंग लिखी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, बाकी अपने आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो हेडिंग ही बताऊँगा आपको, ठीक है, बाकी आप अपने आप बना लो यार, हिंदी तो सबको लिखनी आती है अपने आप से, क्या बनाना होता है, ठीक है। बाकी मैंने डेफिनेशन बता दी, मैं हेडिंग बता देता हूँ उसकी, ठीक है। खास बातें में पहला तो
होता भाई, इसमें खास शब्द कुछ होते हैं, ठीक है। कोई कार्यालय हिंदी मैंने बताया कि ऑफिस में काम आते हैं, तो ऑफिस में आपको पता है ना कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं। मतलब दिखा देता हूँ मैं, आम शब्द होते हैं और जगह में शब्द दिखा देते हैं, जैसे मंजूरी, जैसे किसी मतलब कोई भी लेटर आया, लेटर से कोई नोटिस आया तो नोटिस को मंजूर करना, क्योंकि ऑफिस में मंजूर होता है, मंजूर को सूचना, ऑफिस में सूचना वगैरह आती है। तो ये कुछ शब्द हैं जो कार्यालय, ऑफिस के अंदर कार्यालय हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी चीज़ की, किसी लेटर की मंजूरी, किसी को सूचना देना अपने एम्प्लॉय को या किसी दूसरे दफ्तर को, ठीक है, ज़रूरी चिट्ठी भेजना, ठीक है, और ज्ञापन कहते हैं जिसे, ठीक है, मीटिंग वगैरह, ये सारे शब्द है ना, ये कार्यालय हिंदी में इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा ऑफिस में, दफ्तर में ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं आपके, तो ये कार्यालय हिंदी के अंदर आ जाएगा। तो उसकी पहली बड़ी बात यही है कि इसमें कुछ खास शब्द होते हैं, वैसे सिंपल वैसा नहीं होता कि नॉर्मल भाषा, इसमें कुछ खास शब्द जिनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीधी और सरल बात होती है, सही बात है भाई, ये भी है कि कार्यालय हिंदी में सीधी और सरल बात होता है, ताकि सामने वाले, मतलब कि जो भी हमारा साथ वाला एम्प्लॉय है, जो भी साथ वाला हमारा कार्य करता है, या लगा लीजिए दूसरा किसी दफ्तर को अगर लेटर वगैरह भेज रहे हैं, तो ऐसी लैंग्वेज में सीधी और सरल बात, साफ बात लिखी होती है, ताकि भाई सामने वाला इजीली समझ पाए। ऐसा नहीं लिखा होता जैसे दोस्त आप करते हो ना, घुमा फिरा के बात करते हो, वैसे बात इसमें नहीं होती, बिल्कुल सीधी और सरल बात लिखी होती है, ताकि सामने वाले के, पढ़ने वाले को सिंपल भाषा समझ आ जाए। ऐसा ना हो भाई उसको समझ ही नहीं आ रही जो हम लेटर लिख रहे हैं, फिर वो कुछ गलत स्टेप ले रहा है हमारे, उसको बात को गलत समझ के। छोटा और पूरा, इसमें भाई जो कार्यालय हिंदी होती है, इसमें कम शब्दों में लिखा जाता है और पूरी बात कम शब्दों में लिखी जाती है। तो इसका मतलब है, छोटा और पूरा का मतलब है, इसको छोटा से छोटा लिखने की कोशिश की जाती है, ताकि जैसे आप एक लेटर लिख रहे हैं किसी लगा दूसरे डिपार्टमेंट को, सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं, आपको दूसरे सरकारी दफ्तर में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ लेटर लिखना है, उनको देना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप जब भी लिखोगे ना, या तो सीधी और साफ बात लिखोगे उनको, ऐसा नहीं घुमा फिरा के बात करो, ताकि ऐसी भाषा लिखोगे उनको सीधी और साफ समझ आ जाए, ठीक है। आप लिखोगे छोटा और पूरा, उसको कोशिश करो कम से कम शब्दों में लिखने का। ऐसा नहीं है भाई निबंध की तरह उसको लिख दिया, एक्सप्लेन ही करते जा रहे, नहीं, इसमें छोटा और पूरा लिखते हैं, मतलब कम से कम शब्दों में और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं पूरा छोटे शब्दों में करना तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ बातें कर दी, नहीं, इसमें कोशिश करते हैं पूरी बात एक्सप्लेन हो पर कम शब्दों में हो, ताकि पढ़ने वाले को जल्दी जल्दी समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो जल्दी से निर्णय ले रहे जो भी मैं चाहता हूँ इस बारे में, ठीक है। नियम से लिखने का मतलब ये है भाई, इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, यहाँ पे लिखा भी है मैंने नीचे, इसको एक फॉर्मेट से लिखा जाता है, ठीक है। कार्यालय हिंदी का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, जैसे आपको पता है यार लेटर होता है, लेटर का एक फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पर सेंडर एड्रेस आएगा, डेट आएगी, विषय आएगा, आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, यहाँ महोदय आएगा, एंड में आपका नाम आएगा, और वो हस्ताक्षर आएगा, मतलब सिग्नेचर वगैरह आएगा। तो ये होता है ना, तो एक नियम होता है, फॉर्मेट समझ रहे ना, फॉर्मेट होता है, जिससे कि ना पढ़ने वाले को पता रहता है कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, तो सीधा वहाँ पे जंप कर सकता है वो। तो इसमें भी एक कार्यालय हिंदी होती है ना, इसमें भी आपका एक लिखने का एक नियम होता है। ऐसा नहीं है आप लिखने चले तो भाई आपने कुछ भी लिख दिया, चलो भाई भेज देता हूँ, नहीं, एक मतलब इसका फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पर भेजने वाले का एड्रेस आएगा, किसका आएगा, यहाँ पर डेट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, किस बारे में आप लिख रहे हो, विषय जिसे कहते हैं, यहाँ पर महोदय आएगा, यहाँ लिखने वाले के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ लिखने वाले का नाम और पद आएगा उसका, यहाँ ये बातें लिखी होंगी, सब कुछ पहले से पता होता है। फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट एक फिक्स होता है, तो पढ़ने वाले को भी पता होगा भाई ये फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर ये बात होगा। अगर उसको सीधा जानना है ना भाई कि उसको ये कुछ नहीं पढ़ना, उसको सीधा जानना भाई मुद्दे की बात क्या है, तो वो ऊपर का सेंटर एड्रेस, डेट वगैरह, महोदय वगैरह, सिग्नेचर वगैरह ये नहीं देखेगा, वो सीधा पैराग्राफ पर आएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, तो इसको एक नियम से लिखा जाता है, एक फॉर्मेट होता है इसको लिखने का, ठीक है। इससे काम और जल्दी होता है, क्योंकि पढ़ने वाले को पता होता है भाई फॉर्मेट के बारे में, कि इस फॉर्मेट में अगर फॉर्मेट से लिखते हैं सब कुछ, तो पढ़ने वाले को पता होगा कि फॉर्मेट से लिखा है, तो ये बात मैं कहाँ लिखी होगी, तो सीधा वो वहाँ जंप कर जाएगा। तो यही होता है कि इसमें फ़ायदा हो जाता है, पूरे कागज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वहाँ पे जो मेन बात है वहाँ कर सकते हो। कि भाई इतने सारे लेटर आते हैं ऑफिस में, सबको थोड़ी वो करेंगे, सब इतने दफ्तर में इतने सारे वो आते हैं, पत्र आते हैं, सबको थोड़ी एनालाइज करने बैठे कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लिखी, तो सीधा ना जहाँ मेन चीज़ होती है वहाँ जंप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता खास फॉर्मेट है, ठीक है, और जहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए सीधा वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। गलती नहीं होती इसमें, कार्यालय हिंदी है तो भाई गलती कुछ नहीं करते, ना मात्राओं की गलती, ना व्याकरण की गलती, क्योंकि एक गलती होगी उससे शब्द का अर्थ बदल सकता है, कहने का मतलब बदल सकता है, और उससे गलत निर्णय लिया जा सकता है, गलत बात होगी तो गलत निर्णय भी आ सकता है। कार्यालय हिंदी क्यों ज़रूरी है, अब यही बात है, देखो जैसे मैंने देखा ना 2 प्रीवियस ईयर में सेम ही आया था, इसकी खास बात बता दी है, नीचे बता दिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप क्यों ज़रूरी है में खास बात लिखोगे तो सेम ही बात पड़ेगी ना, क्यों ज़रूरी क्यों है कोई चीज़, उसके बेनिफिट बताओगे ना भाई इसलिए ज़रूरी है। यहाँ सीधी बात होती है, इसमें छोटा और पूरा लिखा रहता है, नियम से लिखा रहता है, गलती नहीं होती, इसलिए ज़रूरी है। ज़रूरी यही बातें हुई ना, बस यही को अगले साल जो था घुमा फिरा के पूछ लिया क्यों ज़रूरी है, इसमें भी वही आएगी, सीधी और सरल शब्दों का, सीधी भाषा बोली जाती है,
और सही इस्तेमाल किया जाता है, सीधी और कम शुद्ध होगा। बातचीत स्पष्ट और मतलब स्पष्ट की जाती है बातचीत। ऐसा नहीं है भाई कि मतलब ऐसे बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं, मतलब अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहे हैं। मतलब फैक्चुअल बात होती है, बातचीत स्पष्ट होती है बिल्कुल, मतलब सरल भाषा में, और बिल्कुल सही बातें लिखी होती है। औपचारिक भाषा होती है, औपचारिक आपको पता ही है। अनौपचारिक वो भाषा होती है जिसमें आप अपने दोस्त से बात करते हो कैजुअली, ठीक है। और औपचारिक वो भाषा होती है जिसको आप ऑफिस में यूज़ करते हो, फॉर्मल लैंग्वेज से कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते, तो ऑफिस के सारे काम फॉर्मल लैंग्वेज में ही होते हैं। निष्कर्ष तरीका वही है भाई, फॉर्मेट ही आ गया दोबारा से, कोई लिखा भी हुआ एक फॉर्मेट से लिखा था, मतलब ये फ़ायदे ही हैं, ठीक है। एक तरह से ये ज़रूरी क्यों है, और एक खास बात है दोनों सेम ही है, तो आप दोनों के पॉइंट पढ़ सकते हो और दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, गलती नहीं भाई है भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, व्याकरण वगैरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। वास्तविक भावनाओं में से दूर, हाँ भाई कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब कोई भी कार्यालय काम कर रहे हो तो यार आपको पता है ये कोई उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना होता आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई आप भावनाओं में बह गए और भाई जिसको किसी के पक्ष में अपने मतलब उसके बायस कर दे, उसकी तरफ आप समझ रहे ना, उसकी तरफ भावुक हो गए और आप फिर उसके फेवर में डिसीजन ले रहे हो, उसके फेवर में आप लेटर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अनबाइस्ड होना चाहिए, वास्तविक भावनाओं से दूर रहने के लिखना चाहिए इसको, ठीक है। अपना मतलब जो चीज़ है जो का तो लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई किसी पर दया आ रही है तो उसके बारे में अच्छा लिख दिया कि भाई अच्छा निर्णय आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। और ये इस्तेमाल क्यों होता है आपको ये बता देता हूँ मैं। इस्तेमाल ये होती है यार ऑफिस में आप इधर उधर लेटर लिखने के लिए, जैसे कोई भी अगर केस आया है, केस जैसे आप लगा लीजिए आप आपके ऑफिस है या पुलिस स्टेशन लगा लीजिए, आपके ऑफिस में कोई केस आया है, ठीक है। तो पहले तो उसको छोटा जो पुलिस वाला होगा पहले उसको समझेगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेगा, FIR बनाएगा। उसके बाद अगर वो केस का उसको ज़रूरत पड़ी तो उसका पूरा भाई कार्यालय हिंदी में एक लेटर लिखेगा, कार्यालय हिंदी में पूरा उसको समझाएगा, मतलब क्या मतलब सारे केस को समझाएगा, सारे केस के बारे में लिखेगा, कौन से कानून इस केस में अप्लाई होते हैं वो लिखेगा, सब कुछ लिखेगा, किसके ऊपर केस है, क्या बात थी, क्या सब कुछ लिखेगा, और फिर वो अपने से बड़े अधिकारी, अपने से बड़े पुलिस वाले को देगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप क्या हुआ यहाँ पर, कार्यालय हिंदी कैसे इस्तेमाल होता है। कार्यालय हिंदी मतलब अपने से ऊपर वाले हेड को दे दिया उसने, मतलब कार्यालय के अंदर ही अंदर आदान प्रदान हुआ या किसी दूसरे कार्यालय को देने का, ये इसलिए कार्यालय हिंदी का इस्तेमाल होता है। मतलब किसी को चिट्ठी लिखनी है तो भाई कार्यालय हिंदी की भाषा में लिखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, चिट्ठी लिखने में होती है कार्यालय हिंदी के ऑफिस में, आपको पता चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है दूसरे ऑफिस को या अपने से बड़े एम्प्लॉय को, ठीक है। फाइल पर लिखना, भाई भैया फाइलें वगैरह बनानी होती है तो उसमें भी कार्यालय हिंदी में इस्तेमाल होता है। मसौदा तैयार करना, मसौदे का मतलब होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट पता है आपको, किसी भी पक्के काम मतलब कोई मतलब परफेक्ट डॉक्यूमेंट, पक्का डॉक्यूमेंट बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे होगा वो कराने के बाद, ठीक है। रिपोर्ट कोई बनानी है, मतलब आपको पता है ऑफिस में यही चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट होती है, मीटिंग का रिकॉर्ड होता है, चिट्ठी होती है, फाइल होती है, यही चीज़ सब चीज़ें बनती है। तो इसमें सब जितने भी ऑफिस के काम है ना, जितने भी लिखने के पढ़ने के काम है, सब कुछ कार्यालय हिंदी में होता है, ठीक है। और इसके बारे में लिखा है कि भाई डेफिनेशन में लिखी है कि हिंदी वह है जो ऑफिसर के काम को आसान, साफ और सही बनाने के लिए इस्तेमाल की होती है। भाई ये बात जो भाई कार्यालय हिंदी में ये विशेषताएं होती हैं कि वो ऑफिस में अगर इस्तेमाल हो रही है तो ऑफिस को बिल्कुल काम को बिल्कुल सही बनाएंगी, ठीक है, आसान बनाएंगी, साफ बनाएंगी, और ठीक है, और इस्तेमाल लैंग्वेज मतलब इस्तेमाल इसका सही से होना तो मतलब काफ़ी ईजी होता है कार्यालय के अंदर, मतलब इसको पढ़ना लिखना, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया। मुख्य क्षेत्र कौन से, मतलब क्षेत्र का मतलब है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो आप सीधे भी याद कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होता है, अर्ध सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होता है, न्यायालय कोर्ट में भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। निजी कंपनियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इस्तेमाल होता है। अगर आप इतना भी ना लिखें, ये 3 भी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये लिख देते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, संचार और पत्रकारिता, ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे तो भी हो जाएगा, वरना तो आप 3 लिखेंगे तो इनफ होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं काफ़ी लिख लाया हूँ, ठीक है। बस ये लिखेंगे ना आप, लगा लीजिए इसका एक ना 12 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, सीधा बताऊँ तो इस चैप्टर का आपने अगर 1 2 3 अगर आपने 3 चैप्टर, इसको तो पेज को मानो ही मत यार, इसमें तो बस यही लिखा हो कहाँ का इस्तेमाल होता है, मतलब 3 लाइन की चीज़ है बस ये, ठीक है। 3 लाइन में मैं यहाँ भी लिख देता ना तो भी हो जाती, पर मैंने अलग से लिख दिया इसको, ठीक है। अगर आप ये 2 पेज, मैंने कहूँ मिल अगर आप 2 पेज पढ़ लेते हैं ना, 12 पेज का आंसर क्वेश्चन आपका इसमें से, गारंटी बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे ना, आपको दिख जाएगा अपने आप ही 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। समझ गए होंगे आप कितनी इंपॉर्टेंस है 2 पेज में, मतलब ऐसा लिख के लाया हूँ। अगर आपने 2 पेज पढ़ ली ना, 12 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आएगा, अगर आपने लिखा ना सीधा 12 मार्क्स जेब में आ जाएंगे आपको। अगले चैप्टर पर आते हैं, व्यावसायिक हिंदी क्या होता है, इसका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं व्यावसायिक हिंदी क्या होती है। कार्यालय हिंदी वो होती है जो कार्यालय में इस्तेमाल होती है, दफ्तर में, प्राइवेट ऑफिस में इस्तेमाल होती है। व्यावसायिक हिंदी वो हिंदी है जो लगा लो बिजनेस करने में इस्तेमाल होती है। वो मतलब कार्यालय था उसमें बिजनेस नहीं होता, मतलब सरकारी दफ्तर है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है, SDM ऑफिस लगा लो, काफ़ी सारे ऑफिस होते हैं, ठीक है, LIC वगैरह के होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, ठीक है। इसमें कार्यालय भाषा चलती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, कार्यालय होते हैं मतलब दफ्तर होते हैं, वहाँ ऑफिस चलते हैं, पर बिजनेस अलग होता है उससे, आपको पता होगा बिजनेस अलग होता है। बिजनेस कोई ऑफिस नहीं है, बिजनेस किसी की लगा लो, दुकान लगा लो बिजनेस है, किसी की कंपनी लगा लो जो बिजनेस कर रही है, प्राइवेट कंपनी लगा लो जो बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस वो होता है, ठीक है। और जो बिजनेस में बोलने वाली भाषा होती है उसको व्यावसायिक हिंदी कहते हैं, ठीक है।
व्यावसायिक हिंदी का मतलब ही होता है बिज़नेस की हिंदी। बिज़नेस में आपको पता होगा हिंदी क्या होती है, आप हिंदी कैसी बोलते हो। बिज़नेस अगर आपकी दुकान आप लगा जो आप दुकान चलाते हैं तो आप कैसी हिंदी बोलोगे, कैसी भाषा बोलोगे। कार्यालय हिंदी थोड़ी बोलोगे वहाँ बैठ के, ये भाई ऑफिस मीटिंग ये थोड़ी इतनी औपचारिक भाषा थोड़ी बोलोगे वहाँ पे। आप किसी सामान को बेच रहे हो, आपकी दुकान है, तो आप कैसी हिंदी बोलोगे, आप भाई बिज़नेस की हिंदी बोलोगे। उसके फ़ायदे गिनाओगे, जो बिज़नेस में क्या होता है उसके फ़ायदे गिना दिए, ये क्यों आपके लिए अच्छा ये गिना दिया, ठीक है। आपका मोटिव ये रहता है कस्टमर को कैसे ना कैसे इस सामान को बेच दूँ, समझ रहे हो ना। तो इस भाषा में इसी शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसे ही कहते हैं। तो व्यावसायिक हिंदी यही होती है, व्यावसायिक हिंदी, बिजनेस हिंदी, मतलब बिजनेस हिंदी कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का वह रूप है जिसे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यापार और आर्थिक गतिविधियाँ आप समझ गए होंगे। व्यापार या लगा लीजिए बिजनेस में, या कोई भी फाइनेंशियल काम है आपका जिससे आपका पैसे का लेन देन हो रहा है, समझ रहे, पैसे का लेन देन ज़्यादातर बिजनेस में होता है। बिजनेस में पैसे का लेन देन हो रहा है, सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, व्यावसायिक हिंदी को। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारी लेन देन आसान बनाना है, ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाना और व्यवसायिक से बढ़ाना होता है, व्यवसायिक को बढ़ाना होता है। वही बात है भाई, ये हिंदी का इस्तेमाल खासकर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए होता है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए काम के लिए इस्तेमाल की जाती है भाषा, ठीक है। इसका मुद्दा उद्देश्य यही है भाई कि व्यापार से लेन देन आसान बनाना। आपका अगर आप सेल्समैन आपकी दुकान, तो आपका मेन मोटिव यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप ऐसी भाषा बोलो, ऐसी व्यावसायिक हिंदी बोलो जिससे कि आपका व्यापार आसानी से हो सके, ग्राहकों को आसानी से समझ आ सके, आप उसको अच्छे से फ़ायदे गिना दो, आप उसको इतना मतलब बेनिफिट गिना दो अपनी चीज़ के, इतने अच्छे वो गिना दो ताकि वो खरीद ले। तो ये भी पैसे का भी आदान प्रदान है, बिजनेस में जो भी इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, उसको व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली ना, इनमें डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसी में लगा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना, अपने आप फ़ायदे बना लोगे उसके, अपने आप नुकसान बना लोगे, मतलब सब बना लोगे उसके बारे में, क्योंकि आपको पता ही है। अब मैंने बता दिया बिजनेस में इस्तेमाल होती है, ठीक है, बिजनेस में पैसे के लेन देन से इस्तेमाल होती है। ये एक लगा लीजिए दुकानदार ये भाषा बोलता है, व्यावसायिक हिंदी बोलता है दुकानदार, किस लिए बोलता है, ताकि वो आसानी से अपने जो भी सामान बेच रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है, वो आसानी से बेच सके, इसलिए वो भाषा ये बोलता है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे अपने आप बना लगे, देखो फ़ायदा अगर मैं दिखाऊंगा तो आप अपने आप समझोगे हाँ ये फ़ायदा हो सकता है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे। एक तो फ़ायदों पर जोर दिया जाता है, दुकानदार जो भी भाषा बोलता है भाई वो फ़ायदे पर जोर देता है, क्योंकि उसको पता है मेरे को अपना सामान बेचना है, तो उसके वो फ़ायदे ही गिनाता है। तो यही भी लिखा यहाँ पे, कोई प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी बेचना है तो उसके वो फ़ायदे ज़्यादातर गिनाता है, और फ़ायदों को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाता है ताकि व्यापार उसका बढ़ सके, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे भाषा की, भाषा व्यापारी क्यों बोलता है, ठीक है। ग्राहक पर ध्यान देना, ठीक है, वो ग्राहक पर पूरा ध्यान देता है, उसको पता है भाई, क्योंकि उसका मकसद ग्राहक को समझाना है और अपनी तरफ खींचना है। उसका मकसद एक ही यही होता है कि ग्राहक को पहले तो अपनी खूबियाँ समझाऊंगा, और उसको ऐसी खूबी समझाऊंगा कि कस्टमर का जो फोकस है ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्राहक का ध्यान, उसका फोकस पूरा इस तरफ खींच लूँगा, ठीक है। अगर उसको लेना भी ना हो ना तो उसको इतने में फ़ायदे गिना दूंगा, उसका ध्यान इतना अपनी तरफ खींच लूँगा कि वो भाई इसी को खरीद ही लेगा, ठीक है। और वही है भाई, ग्राहक की बातों पर ध्यान देना होता है। उसने बोला अगर उन्हें कुछ ऐसा चाहिए तो बिल्कुल ऐसा ही सामान निकाल के देगा जो उसको बिल्कुल सही लगे और वो उसको खरीद ही ले। तो भाई ऐसी भाषा बोलते हैं व्यावसायिक हिंदी में। सीधी और प्रवेग भाषा होती है, अगर प्रवेग भी ना लिखे हैं तो ये ऐसे बोलते हैं सीधी भाषा होती है, और सरल भाषा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सीधी और सरल भाषा होती है, वही बात है भाई, ग्राहक के साथ ऐसी बात नहीं करोगे, कस्टमर के साथ ऐसी लैंग्वेज बात नहीं करोगे, उनको समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा है, आधे शब्द ही समझ नहीं आ रहे उसको, क्या बोलना चाह रहे हो भाई, उसको इतनी टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही। ऐसा आप नई भाषा में बात करोगे, आप हमेशा, आप लगा लीजिए दुकानदार है तो अपने कस्टमर के साथ आप बिल्कुल सीधी सरल भाषा में इस्तेमाल करोगे, सीधी सरल भाषा इस्तेमाल करोगे, ताकि भाई सामने वाले को मेरी बात समझ आ जाए, ठीक है, और वो मेरी बात से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और वो ये सोचे भाई जैसे कि मैं अभी खरीदूँ इसे, ठीक है, तुरंत लाभ उठा लूँ इसका, कि मतलब इतना, मतलब उसको डायरेक्टली इतने सीधे और सरल भाषा में बताना ना, ताकि भाई उसको ऐसा बताना है कि भाई वो बिल्कुल समझ जाए आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो, और बिल्कुल वो समझ ना डिसीजन ले ले वहीं से वहीं खरीदने का आपका सामान जो भी आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो सीधी और सरल भाषा होती है इसमें, आसान समझाने योग्य, इसमें कोशिश की जाती है आसान भाषा में उसको समझाएं, ठीक है। ऐसा समझाएं कि बिल्कुल मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कोशिश रहती है कि भाषा जितनी हो सके उतनी सरल हो, ठीक है। आपको मैंने ऊपर ये बताया कि मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो भाई क्या पता कस्टमर को समझना है और वो आपको बेसिक खूबियाँ और प्रोडक्ट के बारे में समझ ना पाए, तो सिंपल शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सीधी बात का मतलब होता है, सीधी बात का मतलब है घुमा फिरा कर ना बोलना, ठीक है। कई मतलब दुकानदार ऐसे थोड़ी बोलते घुमा फिरा के बात बोलते हैं, उसको पता है मेरे को सामान बेचना है, घुमा फिरा के बोलूँगा सामने वाले को समझ नहीं आएगा भाई मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या इसके फायदे गिना रहा हूँ, नुकसान गिना रहा हूँ, उसको समझ नहीं आएगा अगर घुमा फिरा के बात करोगे। पर आप सीधी बात करोगे भाई इसके ये फ़ायदे तो वो ले लेगा सामान आपका, ठीक है, जो भी आप बेच रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं, मैंने 3-4 आपके बता दिए, छोटा और पूरा ये सब में आता है। देखिए 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ, कार्यालय हिंदी हो, व्यावसायिक हिंदी हो, कोई सी भी हिंदी हो, ठीक है, 3-4 चीज़ें हमेशा आती हैं उसमें, छोटी
छोटी और पूरी, कम शब्दों में पूरा चीज़ लिखना, ठीक है। सरल शब्दों में सीधी और सीधी बात बताना, घुमा फिरा के बात ना करना, ठीक है। और आपका आसान शब्दों में समझाना, ये 3 चीज़ें हर में आती है। ऊपर कार्यालय हिंदी में भी ये चीज़ें आई थी, तो आप इन्हें याद भी कर सकते हो। 3 चीज़ें जो हैं हमेशा आती हैं, ठीक है। सीधी सरल शब्दों में बात करना, ठीक है, घुमा फिरा कर ना बोलना बात को, ठीक है, ये, और एक छोटा और पूरा, मतलब कम शब्दों में पूरी जानकारी देना, ठीक है। ये हर चीज़ में आएगी, कोई सी भी हिंदी, कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, कोई सी भी हिंदी जो भी आगे हिंदी आगे आएंगी उसमें भी ये सेम चीज़ें होती हैं। कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी का मुख्य अंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई। कार्यालय हिंदी मुख्य सरकारी दफ्तरों या बड़े ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है, और आप पूरा पढ़ सकते हैं। और व्यावसायिक हिंदी होती है, उसका मुख्य काम होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना, ये ग्राहकों को समझाने, सामान बेचने और समझाने के आती है, यूज़ में आती है। मतलब ज़्यादातर इसको वो व्यापारी इस्तेमाल करता है इस भाषा को अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल होती है, वह पहले तो डेफिनेशन आ गई कि इसका मुख्य मकसद क्या है। इसका मुख्य मकसद सरकारी दफ्तरों काम को आसान बनाना और ऐसा काम चलाना ताकि सामने वाला काम सही से कर सके, ठीक है। और इसका काम यह है कि इसको बिजनेसमैन अपने बिजनेस बढ़ाने के, मतलब इसका मेन मोटिव यह था, मोटिव के बारे में लिख दिया कि भाई बिजनेसमैन इसको यूज़ करता है अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को समझाने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए, ये तो इसका मेन पर्पज़ होता है। इसको बोलता कौन है, इसको सरकारी दफ्तरों में भाई, ऑफिस में, मंत्रालय में बोला जाता है, इसको भाई व्यापारी में, कंपनी दुकानों में बोला जाता है। भाषा कैसी होती है, इसे भाई बिल्कुल औपचारिक भाषा होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ऑफिस का काम है, ऑफिस का लैंग्वेज औपचारिक लैंग्वेज में होगा। और ये भाई ग्राहक को समझाने के लिए हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी अनौपचारिक भी कह सकते हैं इसको, थोड़ी कम, यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ी कम औपचारिक भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप, थोड़ी अनौपचारिक की भाषा होती है, क्योंकि भाई आप उससे बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज बात नहीं करते, आप थोड़ा ऐसी बात करते हो कि भाई हाँ भाई कि समझ जाए सामने वाला बंदा ना, मतलब दोस्त की तरह से समझाते हैं उसको, ताकि वो रिलेट कर पाए आपकी बात, ठीक है। ऑफिस की तरह नहीं बोलते उसको, कैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर बता रहा हूँ, इसमें मोटिव का अंतर आ गया, कहाँ यूज़ होती है उसका अंतर आ गया, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, औपचारिक अनौपचारिक, उसका अंतर आ गया। यहाँ पे कैसे कैसे शब्द यूज़ होते हैं, दोनों इसमें अंतर आता है। इसमें मैंने ऊपर बताया था आपको, मंजूरी, नोटिस, मीटिंग वगैरह, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं जो मैंने ऊपर बताया था कार्यालय हिंदी में। और व्यावसायिक हिंदी में कौन से होते हैं, बिक्री, मार्केटिंग, पैसे से जुड़े शब्द जितने भी होते हैं, मतलब लगा लो बिक्री, लाभ, छूट, देखा होगा आप दुकानदार ये शब्द बोलते हैं, तो ये शब्दों को इस्तेमाल होता है व्यावसायिक हिंदी में। कौन यूज़ करता है भाई इसमें, ये कार्यालय हिंदी के कर्मचारी यूज़ करते हैं, इसको दुकानदार यूज़ करता है जो भी ग्राहक के लिए समझाने के लिए बैठा है, ठीक है। अब इसके अलावा टिप्पणी, इसका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसका 12 मार्क्स, जितने भी मैं कह रहा हूँ सबसे एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब डिपेंड आप पे करता है आप अटैम्प्ट कौन सा करते हो, ठीक है। टिप्पणी, ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में बताता हूँ। टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी आप समझते हैं, आपने फिर से पढ़ा भी होगा किस चीज़ पर टिप्पणी करना, कि भाई ये टिप्पणी दे रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा अब तक की ज़िंदगी में कि टिप्पणी देना क्या होता है, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, आपने सुना होगा ये टिप्पणी दे रहा है। इसका मतलब क्या समझाता है, टिप्पणी का मतलब होता है रिमार्क, वो अपना किसी भी बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, उसको टिप्पणी कहते हैं, रिमार्क कहते हैं। किसी ने भी ऐसे बताया आपको भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, और ना से लगा लो कोई आपके क्लास में है, क्लास में आपसे बातचीत हो रही है, ठीक है, और मैम ने कहा कि ऐसे कुछ काम होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ काम हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसको कैसे करें, कुछ आपके पास सजेशन है तो दीजिए, ठीक है। आप उस पर टिप्पणी दोगे, मैम ने बता दिया भाई ऑफिस, मतलब हमारे स्कूल में हम ऐसे ऐसे एक्टिविटी रखने वाले हैं, स्कूल में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है, और हम इसको कैसे करें, थोड़ा आइडियाज़ चाहिए हमें ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो आप उस पर टिप्पणी दोगे, अब रिमार्क दोगे, समझ रहे हो, ये कैसे होना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ बता रहे हो कि रिमार्क में कि हाँ मैंने बात सुन ली, अब आप उस पर अपनी टिप्पणी दोगे कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये होना चाहिए। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दोगे, अपना रिमार्क दोगे, तो उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी यही लिखा है, कार्यालय कामकाज को एक ही बात जरूरी, कार्य भाषा, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, टिप्पणी कार्यालय कामकाज का एक ही बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। यह किसी भी फाइल या पत्र का निर्णय लेने का आगे बढ़ाने और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सुझाव देने के लिए होता है। आपको पता होगा कि जैसे कि ऑफिस में कोई लेटर वगैरह है, आप सरकारी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप पर एक लेटर आया आपको, जैसे मैंने पुलिस स्टेशन का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में आपके पास केस आया, आपने एफआईआर रजिस्टर करी, आपने उसके बारे में पूरा लिख दिया, ठीक है, पूरा लिख दिया, जैसे नोट बना दिया उसका पूरा, जिसको वो कहते हैं कार्यालय हिंदी में, अपने पूरा लेटर बना दिया उसका, ठीक है। अब दे दिया आपने अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को, ठीक है। अब उस पर वो रिमार्क देगा, आपने सब लिख दिया उस पर कि किस पे केस है, कौन सा कानून लागू होता है, कब से केस चल रहा है, क्या है, कौन ने किसने क्या करा, सब लिख दिया। अब ऊपर वाले को आपने भेज दिया, अपने से ऊपर वाले एम्प्लॉय को, अब वो उस पर अपनी टिप्पणी देगा, ठीक है। आपने पूरी लैंग्वेज दे दी, आपने पूरा उसको बता दिया, भाषा को, पूरी बात को बता दिया उसको। अब वो क्या हुआ, उस पर अपना डिसीजन बताया क्या लेना चाहिए, उसने पूरे केस को पढ़ा, जो भी आपने लिख के दिया, पूरे केस को पढ़ने के बाद अब उस पर अपनी टिप्पणी देगा, वो क्या होना चाहिए। टिप्पणी का मतलब ये होता है क्या होना चाहिए, जिससे बात आगे बढ़ सके, क्योंकि जिसने एफआईआर रजिस्टर करी, क्या पता उस पर पावर ना हो केस सॉल्व करने की, समझ रहे हो, केस सॉल्व ऊपर करने वाली जो उससे ऊपर बैठा है उसके हाथ में उस केस सॉल्व करने की।
तो वो तो सिर्फ बना के दे देगा ड्राफ्ट, वह ऐसा ऐसा सब कुछ ऐसा केस आया इसमें क्या है, पर आपसे जो ऊपर वाला एम्प्लॉय है वो उस पर टिप्पणी देगा अपनी, ताकि वो काम आगे बढ़ सके, क्योंकि आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते, टिप्पणी देगा वो, केस पूरा पढ़ेगा वो ऊपर वाला एम्प्लॉय, उसने पूरा पढ़ा क्या क्या कानून लागू हो रहा है, उसके बाद वो समझ जाएगा हाँ अब क्या करना चाहिए, उस पर वो टिप्पणी देगा ताकि ये काम आगे बढ़ सके, ताकि जो, क्योंकि वो ऑर्डर देगा उसके बाद ही तो केस आप निपटा पाओगे। भाई अच्छा ऑफिसर से, हमारे ऊपर वाले ऑफिसर से ऑर्डर आया है, ऐसा होना चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए, इसको पकड़ के लाओ, इसको बाद इसको पूछताछ के लिए बुला के लाओ, वो जो भी टिप्पणी देगा फिर उससे केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप तो आगे बढ़ा नहीं पाए, आप ऊपर वाले को आपने भेजा, ठीक है, वो उसने फिर पढ़ा, उसके बाद अपनी टिप्पणी लिखी, टिप्पणी का मतलब अपनी तरफ से रिमार्क लिखा पढ़ने के बाद कि हाँ उसने पढ़ लिया, उसने लिख दिया हाँ इसको ऐसा होना चाहिए, इसको पूछताछ के लिए बुलाओ, इसको पकड़ के रखो, इसको छोड़ो मत, ठीक है, इससे बातचीत करो, इसको इतना वो मतलब इतना फाइन लगाओ, ये लगाओ, ठीक है, और ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी भाषा को। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पर टिप्पणी का। अभी मैंने बता दिया, मीनिंग तो मैंने बता ही दिया आप पर, मीनिंग ही लिखा हुआ है, इसका मुद्दे अभी पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, और कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई इसी को पढ़ के लिख के आने वाले होते हैं, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, मामले को पूरी तरह समझाना होता है, इसमें सही फैसले लेने में मदद करते हैं, और आगे क्या कार्रवाई करनी है ये तय करने में टिप्पणी का काम आता है, ऊपर लिखा भी हुआ है। टिप्पणी के स्वरूप, मतलब स्वरूप का मतलब होता है कितने रूप होते हैं, स्वरूप का मतलब है उसके में क्या विशेषताएं हैं, उसका स्वरूप बताना, मतलब उसका रूप बताना कैसा है टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी का रूप बताना एक तरह से, आप रूप में क्या है उसके बारे में रूप में क्या, किसी का रूप बताना होता है कि इसका रूप कैसा है, तो आप उसके बारे में बताते हो ना भाई कैसा है ये ऐसा है, ये वैसा, उसकी विशेषताएं बताते हो, तो विशेषताएं को स्वरूप कहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने ऊपर बताया था आपको, छोटे और कम शब्दों में बोला होता है, साफ सीधी बात होती है। हाँ ठीक है, ये सब में होता है, सच्ची जानकारी ये भी सब में आ सकता है। ठीक है, कोई सी भी हिंदी लैंग्वेज हो ये हमेशा छाप दो कि ये साफ सीधी भाषा होती है, सच्चाई सच्ची जानकारी, ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, हमेशा लिख दो, सारी यूनिवर्सल पॉइंट है, सब में आ सकते हैं। छोटे और कम शब्द में बोला जाता है, साफ और सीधी बात होती है इसको बोलने की, ठीक है, और सच्ची जानकारी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और कि कुछ झूठी जानकारी देख रहे हो, और एक सही तरीका होता है। ठीक है, ये 3 शब्द तो आप याद कर लीजिए, छोटे और कम शब्दों में बोलना जाता है, ठीक है, साफ और सीधी बात बोली जाती है, ऐसा नहीं घुमा फिरा के बोल रहे हैं कोई भी काम को, ठीक है, और सच्ची जानकारी दी जा रही, कोई सी कार्यालय हिंदी हो, व्यावसायिक हिंदी हो, या जो भी हम पढ़ रहे हैं टिप्पणी हो, इसमें साफ और सीधी बात होती है, सच्ची जानकारी देती है, झूठी जानकारी किसी में क्योंकि दी नहीं जाती, तो ये पॉइंट हर किसी में आ जाएंगे 3 पॉइंट। ठीक है, ऐसे कैसा याद कर लो इन्हें। ठीक है, उसके बाद सही तरीका होता है इसको लिखने का, मैंने ऊपर बताया था, ये लिखने का एक तरीका, फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं ना, सही तरीका, ये भी ऊपर आया हुआ है पॉइंट, ये भी सब में आता है, इसका सही तरीका एक लिखने का होता है, मतलब ऐसा होता है कि एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, ठीक है, उसी में लिखा जाता है, ताकि पढ़ने वाले को भी कम इस्तेमाल करना पड़े दिमाग अपना, वो भी सीधा उसको पता कहाँ क्या लिखो, सीधा वहाँ पढ़ सके, और लिखने वाले को भी आसानी हो, उसको पता भाई कहाँ कैसे क्या लिखना होता है। ठीक है, और औपचारिक भाषा होता है, आपको पता टिप्पणी भी इस्तेमाल होती है, भाई सरकारी कार्यालय में इस्तेमाल होती है, वो टिप्पणी हमेशा वहीं काम आती है, यहाँ पे कोई कानून को आगे बढ़ाना होता है, किसी चीज़ पर निर्णय लेना होता है, ऑफिस में अगर जैसे होता है, ऑफिस में लगा लो, या कि सरकारी कार्यालय में बता लो, कोई ये मत समझना भाई मैंने तो सरकारी मतलब कार्यालय हिंदी में बताया था, ये टिप्पणी वापस से सरकारी कार्यालय बता रहे हो आप, भाई कार्यालय हिंदी तो एक लैंग्वेज हो गई, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, उस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है ना, टिप्पणी देना भी कार्यालय में होगा, नोटिंग भी कार्यालय के अंदर होगा, रिमार्क देना भी कार्यालय में होगा, लेटर लिखना भी कार्यालय में होगा, कोई भी नोटिंग देना जो भी करना है सब कार्यालय के अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं कार्यालय हिंदी में। हिंदी एक लैंग्वेज थी कि इस लैंग्वेज में बात होगी, ठीक है, अब उस लैंग्वेज में आप ऐसे लिखो, लेटर लिखो, नोटिस लिखो, रिमार्क लिखो, कुछ भी लिखो, होगी वो कार्यालय हिंदी में। आप समझ गए होंगे आप मेरी बात, कार्यालय हिंदी तो एक लैंग्वेज थी, किस लैंग्वेज में होगा, अभी ये काम है कि उस लैंग्वेज में काम करते हो। टिप्पणी औपचारिक भाषा में होती है, कार्यालय में इस्तेमाल होता है टिप्पणी लिखना, ठीक है, तो औपचारिक भाषा में होती है। किसी का पक्ष नहीं लेना, ये भी ऊपर पॉइंट आया होता है, ये भी सब में आप सेम लिख सकते हैं, किसी का इसमें पक्ष नहीं लिया जाता, मतलब किसी के एक पे फ़ायदे नहीं गिना जाता, सबके बारे में बताया जाता है, सबको मेन सबको मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। भाई ऐसा ना हो भाई कि किसी एक की वफादारी कर रहे हो, किसी एक के बारे में अच्छा लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। टिप्पणी में ऐसा करा जाता है कि दोनों के पक्ष के सही बात करें, दोनों के पक्ष में, ठीक है। और आखिर में अपना नाम वगैरह हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर जिसे कहते हैं, लिखने के बाद इसमें एंड अपना नाम वगैरह होता है, ठीक है, नाम लिखना होता है और अपना पद लिखना होता है, कौन सा आपका पोस्ट है, ठीक है, और उसके बाद आपका साइन होता है। उससे एक जिम्मेदारी बढ़ती है, वफादारी बढ़ती है, इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने लिखने से पहले आपको पता है इसमें मेरा नाम लिखा, मेरी पोस्ट लिखा, अगर मैंने कुछ भी गलत जानकारी दी, कुछ भी गलत लिखा इसमें, तो सीधा मेरे पे एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए
ये इसको लिखा भी ऐसे लगा लीजिए, अकाउंटेबिलिटी से लिखा जाता है, ठीक है, जिम्मेदारी से लिखा जाता है, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा नाम लिखा है यहाँ पर, अगर कुछ भी मैं गलती करता हूँ तो मुझे पकड़ा जा सकता है। इसके महत्व बेनिफिट वही होते हैं भाई, सीधी भाई ये जो भाई ऊपर जो है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा भी है कि भाई देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसके फीचर और बेनिफिट को इसके फीचर्स को बेनिफिट बना दो, ठीक है। आपको ऐसे पता होगा इसके फीचर को बेनिफिट कैसे बना सकते हो आप, इसको इसके बेनिफिट ही बनाने आपको, तो आपने याद करा ना अभी। एक तो भाई छोटे शब्दों में कम इस्तेमाल, मतलब कम शब्दों में छोटे बात, मतलब कम शब्दों में और छोटा इसको लिखा जाता है, तो भाई इससे फ़ायदा है कि कम शब्दों में लिखा जाएगा, जल्दी इस काम को कर लेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख लेंगे, इतना बड़ा लेटर लिख देंगे, पढ़ने वाले को भी देरी लगेगी और वो देरी में समझ पाएगा और उसको इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। और अगर कम शब्दों में पूरा समझा देंगे तो भाई जल्दी जल्दी पढ़ लेगा, जल्दी निर्णय ले लेगा। सीधी और साफ बात लिखी आती है, ऐसा नहीं लिखा था भाई, बहुत ही घुमा फिरा के बात लिखी हुई है, तो सीधी बात लिखी आती है। इसमें सच्ची जानकारी देती, तो ये भी एक बेनिफिट बना दोगे आप इसको भाई, इसमें सच्ची जानकारी दी जाती है, ऐसा नहीं कोई झूठी जानकारी, तो इसलिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। सही तरीका होता है, ये भी आप बना दो भाई, इसको लिखने का सही तरीका होता है जिससे कि काम जल्दी, मतलब काम जल्दी निपट सके। ऐसा ना हो भाई आपने अपनी फॉर्मेट में लिख दिया, अब पढ़ने वाला समझ नहीं पा रहा कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लिख के, सही तरीका होता है वो बेनिफिट करता है। औपचारिक भाषा होती है, मतलब औपचारिक भाषा से सरकारी काम और तेज़ होता है, क्योंकि आप अपनी बोलचाल वाली भाषा लिखो भाई, क्या पता सामने वाला उसको इतना सीरियस ना ले, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता भाई, इसमें किसी एक का पक्ष नहीं लिया जाता, तो इन सबको आप बेनिफिट बना सकते हो। वैसे मैंने बेनिफिट में लिख दिए, आप ऐसे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं फिर भी, ठीक है। बाकी मैंने ऊपर बना दिया कि रिकॉर्ड वकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल होती है, जवाबदेही भैया एंड में अपना हस्ताक्षर करोगे और अपना नाम वाम लिखोगे तो उससे जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि पता है कोई अगर किसी को भी लगेगा कि आपने गलती करी तो सीधा आपको पकड़ सकता है, क्योंकि आपका नाम सिग्नेचर उस पर है, ठीक है। तेज़ी होती है कामकाज में, मैंने बता दिया ऊपर, रिकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, जवाबदेही होती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, ज्ञान और आदान प्रदान होता है। क्योंकि अगर जैसे आप पे केस आया है, आप लगा लीजिए पुलिस में आपके ऊपर आपके पास केस आया कोई सा, तो आपने FIR रजिस्टर करी, आपने केस को ऊपर वाले को, अपने जो ऊपर एम्प्लॉय उसको दिया, तो इससे क्या दोनों के नॉलेज इंटर शेयर हुई है। आपके पास केस आया, आपने उस केस के बारे में लिखा, जो सा कानून उस पर अप्लाई हो रहा है वो लिखा, जो आपकी वो है आपने सब उसमें लिखा, तो आपकी नॉलेज आप किसको दोगे, अपने से ऊपर वाले एम्प्लॉय को चीज़ को भेज दोगे, तो नॉलेज का इंटर शेयर हुआ ना। आपने अपनी नॉलेज दे दी ऊपर वाले को, अपने से ऊपर एम्प्लॉय वाले को, आपने आपकी नॉलेज पढ़ेगा वो, अपना जो उसका अपनी जो नॉलेज उसकी होगी, अपनी उसकी समझदारी होगी, उसको पढ़ के वो अपना एक निर्णय लेगा, टिप्पणी में जैसे लिख देगा कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपने पूरा केस पढ़ा, अब अपना निर्णय देगा, फिर वो आपके पास दोबारा घूम के आ जाएगा। तो उससे क्या हुआ, नॉलेज इंटर शेयर हुई, आपने पहले ऊपर वाले अपने एम्प्लॉय को दिया, ऊपर वाले एम्प्लॉय ने अपना राय दे के नीचे दी, तो नॉलेज इंटर शेयर भी होती रहती है इसमें। लिखने में ध्यान रखने वाली भाषा, भाई ध्यान रखने वाली बातें, भाई मैंने बातें ऊपर बताई भाई, सेम ही होती है ध्यान रखने वाली बातें, फिर भी घुमा फिरा के, मतलब समझ रहे हो ना कितनी यहीं पे कितनी घुमा फिरा के क्वेश्चन आया, मतलब आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया ना, सारे क्वेश्चन आपके अपने आप बनते चले जाएंगे, सारे सेम टू सेम क्वेश्चन भाई भैया। औपचारिक भाषा होनी चाहिए, कम शब्द में पूरा होना चाहिए, किसी का पक्ष ना लेना, तो सारी सेम ही आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। औपचारिक वही होती है जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है, और अनौपचारिक वो होती है जिसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। छोटी और रोज़मर्रा वाली टिप्पणी, ये वो टिप्पणी होती है जिसको हर दिन और सामान्य और छोटे मोटे कामों के लिए निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कई केस होते हैं, कई चीज़ ऑफिस में ऐसी होती है, जैसे मीटिंग है, जैसे रोज़ ही रोज़ हो रही है, रोज़ मीटिंग हो रही है ना, तो रोज़मर्रा की काम है, तो रोज़मर्रा की टिप्पणी अलग होती है, जिसमें भाई रोज़मर्रा की बातें तो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी वाली टिप्पणी, इसमें पूरा जानकारी दिया जाता है, मतलब ऐसा कोई केस होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है या बहुत ही पेचीदा होता है ना, तो उसके लिए पूरी जानकारी वाली टिप्पणी लिखी जाती है, जिसमें कि पूरा उसके बारे में जानकारी, क्योंकि वो केस वैसे सॉल्व हो नहीं रहा है नॉर्मली, तो उसके लिए पूरी विस्तार में टिप्पणी लिखनी पड़ती है, ताकि भाई पूरी नॉलेज हो। अब उसको केस, क्योंकि वो केस सॉल्व तो करना ही है भाई, क्योंकि हो नहीं रहा है। सामान्य टिप्पणी होती है भाई, आप समझ सकते चिट्ठी दफ्तर में पहली बार आती है, जो चिट्ठी मतलब जिसके बारे में पहली बार टिप्पणी लिखी जा रही है ना, तो उसको सामान्य टिप्पणी कहते हैं। कई बार टिप्पणी ऐसी होती है, आपने लिखी, आपने एक केस आया, आपने उसके बारे में लिखी, ऊपर वाले एम्प्लॉय ने आपको लिख के दे दी, भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपने फिर उस पर दोबारा लिख के दी कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा क्या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर लें, तो आपने दोबारा लिख के दी, फिर वो दोबारा ऊपर वाले पे, समझ रहे हो ना ये किस बात पे हो रहा है, ये नई चीज़ पे हो रहा है। क्योंकि कई केस होते हैं जिसके लिए ऐसे ही मतलब टिप्पणी चलती रहती है, जैसे आपके पास केस है, आपने ऊपर वाले को दिया, ऊपर वाले ने फिर उस पर अपना राय लिख के टिप्पणी देके आपको लिख दिया, आपने फिर उस पर दोबारा लिख दिया, फिर ऊपर वाले ने फिर दे दिया, तो ये क्या एक ही केस चल रहा है, केस एक ही चल रहा है और उसका ही आदान प्रदान इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है केस का। पर ये होती है नॉर्मल टिप्पणी जिसे कहते हैं। सामान्य टिप्पणी वो होती है, ऐसे मामले होते हैं जो ऑफिस में पहली बार आए हैं, जैसे आप बैठे हो, आज फ्रेश एक केस आया है जो पहले कभी ऑफिस में नहीं आया था, पहली बार आया है, तो जो पहली बार केस आया ना उसके बारे में आप टिप्पणी लिखोगे, उसको सामान्य टिप्पणी कहता है, जो पहली बार लिख के आ रहे हो। अलग अलग विभागों को टिप्पणी आप पता है अलग अलग विभागों को भी लिखी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को भी लिखी जाती है। जैसे आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट है उसको अपना लेटर लिख दिया, उस पर से वो अपनी टिप्पणी भेज रहा है दूसरे डिपार्टमेंट वाला आपके डिपार्टमेंट को, तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी, दूसरे विभागों को भी लिखी जाती है। टिप्पणी अधिकारी का माध्यम से आगे बढ़ने का मतलब ये मामले की पहले शुरुआत होती है, जैसे आप बैठे हो पुलिस स्टेशन में, आप पे FIR रजिस्टर कराने के लिए कोई आएगा, तो मामले की शुरुआत आपसे होगी,
होगी, ठीक है, शुरुआत आपसे होगी, ठीक है, मतलब आपके मामले की शुरुआत होगी, आपके पास पूरी एप्लीकेशन आएगी, जो भी केस वगैरह वो आएगा। उसके बाद छोटा अधिकारी है, छोटा अधिकारी उस पर पहले सबसे पहले लिखे, मैंने बताया था पुलिस स्टेशन में जाता है सबसे पहले छोटा अधिकारी इसके बारे में सब लिखता है, क्या केस आया, क्या केस एप्लीकेबल है, इस पर सब वो लिखेगा। उसने लिखा, विभाग फिर बड़े अधिकारी को देगा अपने से, यहाँ लिखा हुआ है कि अपने से बड़े अधिकारी को फाइल भेजना, वो अपने से बड़े अधिकारी को भेजेगा टिप्पणी के लिए, वो कहेगा भाई इस पर अपनी राय दो क्या हो सकता है, ठीक है, मैंने तो केस समझा दिया आपको। उसके बाद बड़ा अधिकारी का अगर ऊपर कोई बड़ा अधिकारी हो तो वो फिर उसको भेजेगा, उसने देखा टिप्पणी को, उसने अपना रिमार्क दिया भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसके बाद वो अपने से ऊपर भेजेगा बंदे को, भाई हम दोनों ने लिख दिया है, ठीक है, मैंने अपनी टिप्पणी दे दी, नीचे वाले ने लिख के दे दी, कानून अप्लाई है, ठीक है, अब आप इस पर अपनी एडवाइस दो, ठीक है। तो सब बड़े से बड़े ऑफिसर तक, सबसे बड़े ऑफिसर तक जाती है टिप्पणी, ठीक है, सबसे छोटा शुरू होती है और धीरे धीरे करके सबसे ऊपर वाले एम्प्लॉय तक जाती है, ठीक है, जिससे जहाँ पर फाइनल सिलेक्शन वो फाइनल मतलब परफेक्ट सेलेक्ट वो कर रहा था, ठीक है, समझ रहे हो ना, डिसीजन लिया जाता है वहाँ तक, क्योंकि ऊपर वाले तक पहुँची बिल्कुल एम्प्लॉय तक, तो एंड में मतलब बिल्कुल एंड में उस पर पहुँचती है, समझ रहे हो ना। फिर एंड में वो अपना निर्णय देता है, फिर वहाँ पर केस पास हो जाता है, लगा लीजिए केस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर व्यवहारिक का बड़े अधिकारी द्वारा टिप्पणी पर अपना राय, ठीक है, आपने पहले किसको भेजा, ऑफिस में आई बात, मतलब ऑफिस आया, आपने उसका पूरा पढ़ा, छोटे अधिकारी ने इसको लिखा, अपने से बड़े अधिकारी को दिया, अपने से बड़े अधिकारी ने उस पर थोड़ी टिप्पणी दी अपनी तरफ से, फिर उसने अपने से उससे बड़ा अधिकारी है, फिर उसने उसको भेज दिया, फिर उसने अपनी राय दी, बड़े अधिकारी द्वारा टिप्पणी पर राय दी, उसने जो छोटे अधिकारी ने टिप्पणी वगैरह लिखी थी उस पर, अब उससे बड़े अधिकारी ने पढ़ा उसको, उस पर फिर अपनी टिप्पणी दी, ठीक है, वो अपने से फाइल को भी अपने से ऊपर वाले अधिकारी तक पहुंचा दिया, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। आखिरी फैसला कब आता है, जब फाइल सबसे बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाती है, वह टिप्पणी और मामले का पहलू विचार करते हैं, समझ रहे हैं ना आप, जब बिल्कुल टिप्पणी बिल्कुल सबसे बड़ी अधिकारी पर ऑफिस में जो भी सबसे बड़ा अधिकारी है वहाँ पहुँच जाती है ना, लगा लो वहाँ केस हो जाता है खत्म, ठीक है, वहाँ लगा लीजिए आपके बाद टिप्पणी मतलब समाप्त हो गई, अब आप इससे आगे कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं से केस बन जाएगा। मुख्य टिप्पणी कौन सी होती है आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है, वीडियो पर काफ़ी लंबी हो रही है, बस मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ेंगे ना सीधी भाषा में, प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है, प्रारूपण ड्राफ्टिंग होता है, तो मैं इसके बारे में ज़रा बताऊंगा। ड्राफ्टिंग आपको पता है यार क्या होता है, ड्राफ्टिंग पता है ना, किसी को भी डॉक्यूमेंट को परफेक्ट बनाने से पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, समझ रहे हैं ना, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं आपको पता होगा। जैसे आप लगा लीजिए ऑफिस में कोई मेन कागज़ बनाना है, ठीक है, लगा लो यार कोई भी ऑफिस में लगा लो, या कोई भी लॉ बनाना है, नया लॉ बनाना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बने हैं, लॉ बनाना है, लॉ ऐसे तो नहीं है इससे दिमाग में लिख दिया लॉ बन गया, ऐसा नहीं होता, लॉ का पहले पूरा ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है परफेक्ट कागज़ बनने से पहले एक रफ कागज़ बनता है, पहले उसका रफली पहले उसको लिखा जाता है, कोई ऐसा ऐसा कुछ होगा, ड्राफ्टिंग जैसे कहते हैं, ठीक है, रफली पहले उसको लिखा जाता है, रफली लिख के पहले उसको सारी जगह पास कराया जाता है, ठीक है, सब ने रफली इसको पढ़ा, रफली लिखा हुआ है, रफली में अपने छोटे मोटे रिमार्क दे दी, टिप्पणी दे दी, उसके बाद रफली बनने के बाद उसने लिखा, सब ने उस पर अपनी राय दी, सब ने उसको अपनी टिप्पणी दी कैसा कैसा होना चाहिए, उसमें जो फाइनल चेंजेस है वो करे, उसके बाद फाइनल कागज़ बनता है। तो ड्राफ्टिंग के बारे में बता दें, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ये मेन कागज़ जो होता है उससे पहले बनाई जाती है, तो उसके बाद उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, ठीक है। आपको ये शब्द जरूर याद कर लेना कि प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहते हो, कि आप प्रारूपण से याद करके जाओगे ना, आपको क्या पता याद रहे, पर आपको याद होगा ना अगर प्रारूपण है और उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, तो आप ड्राफ्टिंग को याद करके आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग के बारे में आप लिख सकते हो, प्रारूपण के बारे में, आपको प्रारूपण पता है सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं पता, तो आप समझ नहीं पाओगे भाई प्रारूपण क्या होता है, ड्राफ्टिंग पता तो आप कर लोगे ना, तो आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है कैसे ड्राफ्टिंग लिखते हैं, ये बताया हुआ है भाई, सीधी वही बात है, हर चीज़ में वही है, नियम वाली भाषा होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है भाई आप अपनी अनौपचारिक भाषा में लिखे जा रहे हो, नियम वाली को औपचारिक भाषा होनी चाहिए, बात सीधी और मतलब बात साफ और सीधी होनी चाहिए, सच्ची जानकारी होनी चाहिए, सही तरीके से लिखना होना चाहिए, मतलब सही फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का, ऐसा नहीं आपने कुछ भी लिख दिया, उद्देश्य साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है उद्देश्य से भटक रहे हो आप, क्योंकि लिखना कुछ और था, ड्राफ्टिंग में कानून किसी और चीज़ के ऊपर बनाते दूसरे कानून पर पहुँच गए, ऐसा नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर पर कानून बना रहे तो उसी बात का उद्देश्य समझ लो, उसी के ऊपर लिख दो, ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स रखो, व्याकरण सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो भाई ये पॉइंट घुमा फिरा के सेम, अगर आप सबका अलग से याद भी ना करो ना, तो एक का अगर आपने ऊपर मैंने याद करा तो वो याद करो ना, सब में सेम ही पॉइंट है लगभग, ठीक है, क्योंकि भाई हिंदी में सर में यही होता है भाई, सही भाषा होनी चाहिए, भाषा में गलती नहीं होनी चाहिए, सही साफ भाषा होनी चाहिए, सीधी भाषा होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए, कम शब्दों में होनी चाहिए, ये सब में सेम होते हैं, तो विशेषता में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यालय में प्रारूपण हिंदी का परिकर्ष, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है कार्यालय में प्रारूपण की, ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग क्या पढ़ सकते हैं, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मामले की पूरी जानकारी इकट्ठी होती है, मुख्य बातों को एक कागज़ पर नोट किया जाता है, पहले आपने अगर आपको लगा लो कि लॉ बनाना है, ठीक है, लॉ बनाना है किसी पर्टिकुलर सेक्शन वाले लोगों के लिए, सबसे पहले क्या करोगे, आपको लगा लो किसी के ऊपर भी लॉ बनाना है, मैं नाम तो नहीं ले सकते हैं, आप लॉ बनाना है,
आपने पे क्या करा, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे। हाँ, लॉ बनाना है, हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं, अच्छा लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, किस पे लागू होगा, किस पर फ़ायदा देगा, किस पे करेगा, क्या पॉलिसी बनेगी, सारा आपने जानकारी इकट्ठी करी। उसके बाद मुख्य बात को नोट कर लिया। नोटिंग ड्राफ्टिंग में यही तो होता है। ड्राफ्टिंग में क्या है, एक रफ पेज पे आपने सारी बातों को नोट कर लिया, उसके बाद परफेक्टली एक साफ पेज बना दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य बातों को आपने नोट कर लिया। सब मुख्य बातों को मैंने कहा था पास कराना पड़ता है, आपने मुख्य बातें उसके बाद लिख दी। ठीक है, अपनी वो लिख दी। आपने ड्राफ्ट बना रहे हो, ड्राफ्ट अपनी तरफ से जो लिखना था लिख दिया, अपने सुपर वाले को भेज दिया एम्प्लॉय को टिप्पणी के लिए। उस पर वो अपनी टिप्पणी देगा, अपनी राय देगा। अपनी राय दी, सबने अपनी राय दी, सारे एम्प्लॉयज़ जो भी बड़े से बड़े एम्प्लॉय सबने अपनी राय दी। राय देने के बाद वो कागज़ दोबारा से आपके पास आ गया, आपको दिखा हाँ मैंने ड्राफ्ट पेज बनाया हुआ था, उसका मैंने ये लिखा था। ड्राफ्ट पेज के ऊपर ही सबने अपना अपना ओपिनियन लिखा हुआ, टिप्पणी लिखी हुई कैसे क्या होना चाहिए, सबके बारे में आपने पढ़ा। अच्छा हाँ, आपने अपना भी राय पढ़ा, जो बड़े से बड़े एम्प्लॉय सबके बारे में पढ़ा, किसने क्या कहा है, किसने क्या बोला है, सबकी राय पढ़ने के बाद अब आप एक फाइनल कागज़ बनाओगे, टिप्पणी। ठीक है, सबने टिप्पणी लिखी। टिप्पणी लिखने के बाद सारे अधिकारियों की मंजूरी हुई, सबके पास टिप्पणी गई, सबको टिप्पणी लिखने का मौका दिया गया, सारे अधिकारियों की मंजूरी ली गई। उसके बाद प्रारूप तैयार करना, प्रारूप वही होता है फाइनल कागज़। ठीक है, सबकी मंजूरी मिल गई, असली कागज़ अब तैयार हुआ। ठीक है, ड्राफ्टिंग की जब ड्राफ्ट बनाया गया था, ड्राफ्ट मतलब होता है एक लगा लो यार, अब टेम्प्रेरी कागज़ बनाया हुआ था कि मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब एक ड्राफ्ट बनाया था, रफ पेज बनाया हुआ था, रफ पेज पे सबकी मंजूरी ली, सबकी ओपिनियन लिया। उसके बाद जब दोबारा कागज़ आ गया, अब आप फाइनल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो आपको पता है। अब लॉ पे सबकी मंजूरी भी आ गई है, सब ने क्या होना चाहिए वो भी कर लिया, सब ने तय कर लिया क्या होना चाहिए। अब आप एक फाइनल पेज बना सकते हो, जिसे प्रारूप कहते हैं। ठीक है, वो कराने के बाद प्रारूप पर की जांच होगी और अधिकारियों की मंजूरी उस पर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद वो अंतिम कागज़ तैयार जारी किया जाएगा और ठीक है ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। टिप्पणी और प्रारूपण में अंतर क्या होता है? टिप्पणी आपको पता होगा रिमार्क होती है, प्रारूपण क्या होता है? प्रारूपण ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग और टिप्पणी में अंतर क्या होता है? ठीक है, मकसद मामले को सोच विचार करके फैसला। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? टिप्पणी का मतलब होता है सब अपना ओपिनियन देंगे, किसी केस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सब अपना ओपिनियन देंगे, भाई क्या कैसा होना चाहिए, क्या केस लगना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, टिप्पणी देंगे ताकि काम आगे बढ़ा जा सके। ड्राफ्टिंग का मुख्य मकसद होता है किसी भी फैसले और जानकारी का औपचारिक तरीके से दूसरी बात पहुंचाने के लिए कागज़ तैयार करना। कागज़ तैयार करने का इसका मेन मोटिव होता है कि किसी भी कागज़ को, फाइनल कागज़ को, जो पक्का कागज़ है उसको तैयार करने के लिए प्रारूपण बनाया जाता है। वो प्रारूपण बनेगा, उस पर सबका साइन वगैरह होगा, सबकी मंजूरी होगी, उसके बाद आपका पक्का कागज़ बनेगा। तो उसका मेन मोटिव ये होता है। टारगेट कौन करा जाता है इसमें? भाई टारगेट अपने से ऊपर वाले अधिकारी को भेजी जाती है। टिप्पणी जो होती है अपने से ऊपर वाले अधिकारी तक भेजी जाती है, वो अपने अपनी टिप्पणी सब उस पर देते हैं। ठीक है, अपने से ऊपर के अधिकारी पे कभी कभी बराबर के अधिकारियों के लिए भी लिखी जाती है। प्रारूपण क्या होता है? ड्राफ्टिंग क्या होती है? ये बाहर के सदस्यों संस्थाओं के लिए भी लिखी जाती है, दूसरे विभाग के लिए। अगर आपको कोई लॉ बनाना है, ऐसा तो नहीं है आप 5-6 लोग हैं आप ही लॉ बना दोगे। आपने लॉ बनाया, आपने एक कानून बनाया, ठीक है, अब क्या पता भाई उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजो पहले, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजो पहले, डिफेंस मिनिस्टर के पास भेजो पहले, फिर किसी एनजीओ के पास, अगर उससे रिलेटेड है तो एनजीओ को भेजो, समझ रहे हो ना आप? तो अलग अलग डिपार्टमेंट को भी भेज सकते हैं इस टिप्पणी को अपनी राय देने के लिए। ऐसा नहीं है ऑफिस के अंदर ही लॉ बना दोगे आप अपना, तो ये अलग अलग विभागों को भी भेजनी पड़ सकती है। ठीक है, कब की जाती है टिप्पणी? काम और मामले को अंतिम फैसले ले जाने से पहले किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था किसी भी कानून, मतलब किसी भी काम के होने से पहले टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पणी लिखोगे, सब अपना राय लिखेंगे, उसके बाद कोई कार्य काम आगे बढ़ेगा, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। तो टिप्पणी जो होती है किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए होती है, किसी भी फैसले लेने से पहले बनाई जाती है, क्योंकि टिप्पणी की हेल्प करके तो फैसला लिया जाता है, तो फिर फैसले लेने से पहले टिप्पणी बनेगी ना। टिप्पणी बनेगी, सब अपना उस पर राय देंगे, जो भी देंगे उसको सबकी राय को ध्यान में रखने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा, तो फैसले लेने से पहले लिखी जाती है। ठीक है, प्रारूपण टिप्पणी और फैसले हो जाने के बाद किया जाता है। प्रारूपण होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कब बनाया जाता है? ड्राफ्ट होता है बिल्कुल सबका राय आ जाने के बाद, आपने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे को लॉ बनाना है, सबने उस पर अपनी टिप्पणी दी, हाँ ऐसा होना चाहिए, इस लॉ में ये ज़रूर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्होंने सबने अपनी टिप्पणी दी, सब साइन वगैरह करे, वो पास करा दिया। अब पास होने के बाद अब ड्राफ्ट बनाओगे आप। ठीक है, तो प्रारूपण होता है टिप्पणी और फैसले हो जाने के बाद बनाया जाता है, ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, और टिप्पणी जो होती है वो भाई आपको पता है फैसले लेने से पहले होती है। टिप्पणी बनाई, ठीक है, उस पर फैसला आया, फैसला आने के बाद उस पर प्रारूपण बनाओगे। आप सीक्वेंस समझ रहे हो ना? टिप्पणी लिखी आपने अपनी, सबने अपनी टिप्पणी लिखी, ठीक है, उस पर एक अंतिम फैसला आया भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आ गया भाई ऐसा होगा। अब आपने उस पर ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्ट उसके बाद बना, ठीक है, तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है भाई? एक नोट और राय होती है, ये टिप्पणी, ठीक है, और प्रारूपण एक पूरा कागज़ होता है, मतलब कागज़ जिसमें सब कुछ लिखा होता है, पहला कच्चा रूप होता है, मतलब ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट ये होता है और ये राय होती है, ये ड्राफ्ट होता है। भाषा कौन सी होती है इसमें? भाषा भाई
निर्णय लेने में सहायक हो ऐसी भाषा होती है, ठीक है, सीधी भाषा होती है, सरल भाषा जो निर्णय लेने में सहायक हो। और प्रारूपण ड्राफ्ट बनाने में कौन सी भाषा होती है, अधिक औपचारिक होती है, स्पष्ट होती है, ठीक है, और कानून से रिलेटेड होती है ताकि भाई उस पर मतलब कानून बनाया जा सके। प्रतिवेदन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सीधा मतलब है खास विषय घटना। प्रतिवेदन को रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग में क्या लिखा होता है, किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर लिखने को रिपोर्टिंग कहते हैं। कोई भी मतलब केस हुआ है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी ऑफिस में मतलब हुआ है, मतलब आप लगा लीजिए आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ठीक है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अब उसके बारे में क्या करोगे, आप अपना रिपोर्ट बनाओगे ना। न्यूज़ रिपोर्टर क्या होते हैं, कागज़ में रिपोर्टिंग देखी होगी, में लिखी आती है लिखित रूप में, भाई हाँ कल शाम को इतने बजे यहाँ पर ये हुआ, इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों को वो हुआ, मौके पर पुलिस पहुंची, ये हुआ, इतने कार्रवाई की गई, ये गई। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग आपने कल तो पढ़ा हुआ ना इंग्लिश में। रिपोर्टिंग क्या होती है, किसी चीज़ को रिपोर्ट करना, वहाँ पर ऐसा हुआ, इतने लोगों को ये खतरा हुआ, ये हुआ, पुलिस आई, ये हुआ, जांच पड़ताल हुई, ये पकड़ा गया, वो छूट गया, वो भाग गया। तो वो क्या है, ये रिपोर्टिंग है। किसी भी घटना या जांच के बारे में पूरी जानकारी देने को ये प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। ये लिखा भी हुआ है, रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा आप पढ़ सकते हैं। इसके स्वरूप कैसे होते, कैसा सबसे भाई सबका सेम ही होता है यार, सबसे ऊपर इसमें अपना ये तो प्रोसेस बताया हुआ है इसमें। ये कैसा होता है स्वरूप, मतलब वो कैसा दिखता है। प्रतिवेदन, सबसे पहले ऊपर नाम होता है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर का नाम होता है उसमें। प्रतिवेदन पहले मैंने सबसे पहले उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, किसने लिखा है फिर उसका नाम आता है, ठीक है, किसने लिखा है, पहले उसका हेडिंग आ गई कि किस सबसे ऊपर का नाम, सबसे ऊपर लिखा हुआ है किस लिए बनाया गया है, ठीक है, मतलब किसके ऊपर बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है किसने लिखा है इस चीज़ को, किसने रिपोर्टिंग बनाई है। इसके बाद तारीख आती है, फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये उसके बाद तारीख आएगी आपकी, ठीक है। तारीख आने के बाद इसमें लिखा रहेगा, जानकारी लिखोगे आप, फिर उसका परिचय दोगे, ठीक है, उसका विषय बताओगे किस बात पर लिख रहे हो, फिर उसके बाद में पूरी बात लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करोगे, नतीजे का सार लिखोगे। पहले आपने पूरी बात समझा दी, फिर आपकी तरफ से जो नतीजा होना चाहिए आप वो समझाओगे, अपने तरह का सुझाव दोगे, ठीक है। और एंड में क्या करोगे, अपने दस्तखत कर दोगे, साइन कर दोगे, अपना नाम लिख दोगे, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके फ़ायदे भाई वही होते हैं, आपको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वही बात सारी वही रिकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये होता है जिम्मेदारी बढ़ती, क्योंकि आपने साइन करे हैं तो जिम्मेदारी बढ़ेगी यार, आपका कोई भी पकड़ सकता है आपको, भाई आपने कुछ गलत करा तो आपको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आपका साइन, आपका नाम है उस पर, ठीक है। जिम्मेदारी बढ़ती है, सुलझाने में मदद करता है, भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है, क्योंकि पता है रिपोर्टिंग कहीं कभी भी इस्तेमाल आती है, ऐसा नहीं आज इस्तेमाल आएगी। अगर आगे जाने वाला, अगर आज कोई एक्सीडेंट कहीं हुआ रोड पे, आगे आने वाले 5 साल बाद भी इस पर निर्णय लिया जा सकता है, समझ रहे हो। आने वाले 5 साल बाद क्या पता भाई रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये अपना 5 साल बाद लॉ बनाने चलें, भाई नहीं रोड पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उस पर लॉ बनाने चलेंगे। तो क्या पता 5 साल पुरानी जो रिपोर्ट है उसको भी इस्तेमाल करके लॉ बनाए, क्योंकि उसको पता है एक्सीडेंट के बारे में लॉ बना रहे हैं। तो भाई क्या पता 5 साल पहले जो एक्सीडेंट होता है उसके बारे में जो रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी उसको भी पढ़ के क्या पता लॉ बनाए। तो ये एक भविष्य में योजना बनाने के लिए काम आता है, ऐसा नहीं आज ही के लिए काम है, ये ऐसा भी होता है कई साल बाद भी इसको दोबारा पढ़ाया जाता है किसी भी लॉ कानून बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जानकारी को बांटने का तरीका होता है, रिपोर्टिंग में ही होता है भाई, सामने वाले को जानकारी देने होता है, ठीक है। इसका स्टेप क्या होता है, मतलब क्या दिमाग में रखना चाहिए, रिपोर्टिंग लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे लिखा जाता है जो कि रिपोर्टिंग हो सके। विषय को समझाना मेन मोटिव होता है, ठीक है। ये मतलब इसकी विशेषताएं बता रहे हैं क्या होता है। पहले विषय को समझना होता है, जैसे कहीं भी एक्सीडेंट हुआ पहले आप समझोगे उसके बारे में, भाई क्या हुआ था, किसने क्या किया था, उसको समझोगे, ठीक है। समझने में उसकी जानकारी इकट्ठा करोगे, आपको भी जानकारी लिखनी है रिपोर्टिंग में तो आप जानकारी अपनी तरफ से इकट्ठा करोगे कैसा क्या होना चाहिए। जानकारी को छाटोगे फिर, ठीक है, छाटोगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कच्चा मसौदा बनाओगे, ड्राफ्ट कहते हैं, मसौदा को ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। आप इसका ड्राफ्ट तैयार करोगे, भाई पहले ही मेन कागज़ नहीं बनता, पहले ही फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं बनता, कोई भी काम होने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसका मेन डॉक्यूमेंट बनता है ड्राफ्ट के बेसिस पे, ठीक है। उसका फिर ड्राफ्ट मसौदा तैयार करोगे, ड्राफ्ट तैयार करोगे, उसके बाद में ड्राफ्ट के अंदर जांच सुधार करोगे, कोई भी अगर सुधार होना चाहिए, किसी लाइन को ऐड करना चाहिए, किसी को निकालना चाहिए वो लिखोगे। किसी ने कहा भाई ये लाइन नहीं होनी चाहिए कि सबका निर्णय लोगे, ओपिनियन लोगे, टिप्पणी लोगे, उसके बाद उस पर सुधार करोगे, अंतिम रूप दोगे। अब उसको सब आपने ड्राफ्ट बनाया, सबका राय रूप ले लिया, सब कुछ सही गलती कर ली उसमें, आप उसका पक्का कागज बनाओगे और वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लिखने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यार, मैं बता नहीं रहा, वही सेम बातें हैं भाई, सच्ची जानकारी ये वो, भाषा औपचारिक होनी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। विशेषताएँ क्या होती है भाई, फिर वही चीज़ें आ गई, कम भाषा होनी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं अपने। कितनी तरह की होती है, स्वरूप के अधिकार पर होती है, स्वरूप जैसे औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है, तो आपको बताइए। अगर आप ऑफिस वाला कोई लिख रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर को लिख रहा है तो वो औपचारिक होगी, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त रिपोर्टिंग लिख रहा है, आपके लिए लिख रहा है तो वो अनौपचारिक भाषा होगी, ऐसी में होगी जो दोस्त में आप आपस में बातचीत करने वाली भाषा होगी, ठीक है। विज्ञापित क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। विज्ञापित एक लगा लो, एक चीज़ के बारे में नोटिस देना होता है, मतलब जैसे CBSE रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले एक नोटिस करती है ना
कि नोटिस डाल देती है कि भाई हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 10th 12th का, ऐसे ऐसे है, ऐसे ही लगा रहा है। विज्ञापित यही होता है। विज्ञापित का मतलब यही होता है कि ज़रूरी जानकारी, सच्ची घटना को सभी लोगों तक पहुंचाना। मतलब ज़रूरी जानकारी, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये ज़रूरी सच्ची जानकारी है, तो सीबीएसई क्या करेगी, उसके ऊपर नोटिस जारी करती है भाई कि हाँ नोटिस हम जारी करेगी, हमने भाई रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है इन क्लास का। और नोटिस जारी इसलिए करते हैं ताकि जिनको भी उसको ज़रूरत है ना उस तक वो पहुँच जाए। जिनका भी रिजल्ट आया है, क्या पता उन पर ये बात पहुँची, हाँ भाई रिजल्ट हमने पब्लिश कर दिया, उसको क्या सपने आ रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ गया, वेबसाइट चेक करेगा, वो नहीं सपना आ रहा है उसको। तो नोटिस लिखने का मतलब ये होता है कि भाई जानकारी आ चुकी है, ये चीज़ें पब्लिश कर दी है हमने, जाके उसको चेक कर लो। तो ये क्या हुआ, हमने किसी की ज़रूरी जानकारी, सच्चाई बात बताने के लिए ये हम विज्ञापित लिखते हैं, ताकि बात सब तक पहुंच सके। जो भी चीज़ अब तक हुई है वो सबके बारे में पहुंच सके, रिजल्ट के बारे में सबको बता सके, भाई रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, चेक कर लो। सपना नहीं आ रहा होगा उसके रिजल्ट हो गया, जाता हूँ वेबसाइट पे चेक करने के लिए। इसका महत्व क्या होता है, सबको जानकारी मिलती है। इसका मेन मोटिव होता है सबको जानकारी देना, ठीक है। काम को ईमानदारी बढ़ती है कि भाई एंड में अपने हस्ताक्षर और नाम होता है, तो उससे ईमानदारी बढ़ती है। भाई उसको पता है कि मेरे को कभी पकड़ लिया जा सकता, तो ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है। जिम्मेदारी तय होती है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी को लिख रहा है, विज्ञापित करने का तय होता है कि कौन किन बातों के लिए जिम्मेदार है। वही बात है भाई, साइन वगैरह किया हुआ तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। सही और लोग सही फैसला ले पाते हैं। सही फैसला ऐसा भाई, किसी में नोटिस जब लगा लो सीबीएसई ने नोटिस पब्लिश किया है कि हमारा रिजल्ट आ चुका 10th 12th का, तो उसको पढ़कर सही फैसला ले पाएंगे ना लोग। उसने पढ़ा, अब सही फैसला ले पाएंगे, सही फैसला ये लेंगे, हाँ रिजल्ट आ चुका है, क्रोम पे जाएंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, सही फैसला लिया ना उनने, तो फैसला लेने में इस्तेमाल होते हैं। गलत खबरें कम फैलती हैं, क्योंकि भाई अगर सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगी अपना, तो उससे कम खबरें कम फैलेगी। जैसे लगा लीजिए फेक रिजल्ट की सर्कुलर फाइंड वो हो रहा, सर्कुलेट हो रहा है सारे में, फेक सर्कुलर जिसमें लिखा हुआ रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई बार होता है कि फेक जो होता है ना, कई लोग फेक सर्कुलर बना देते हैं, नोटिस बना देते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं, तो बच्चों में वो आती है ना कन्फ्यूजन हो जाती है, भाई रिजल्ट डिक्लेयर लिखा है यहाँ पे तो हुआ नहीं, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन होती है। तो नोटिस लिखने का मेन मोटिव ये होता है उसको सच्ची जानकारी देखना। सच्ची जानकारी देखना, गलत खबरों कम फैलती हैं। अगर भाई एक बार सीबीएसई ने नोटिस डिक्लेयर कर दी कि भाई अब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो जितने भी गलत खबरें होंगी वो कम फैलेंगी। वो उनको भाई बच्चा पढ़ के समझ जाएगा सीबीएसई ने ऑफिशियली बोला है कि नहीं आया रिजल्ट, तो नहीं आया, ठीक है। कानून और नियम पर पूरा होना, ये सब आप पढ़ सकते, सिंपल लैंग्वेज वगैरह होती है जो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। एक ऐसी कैसे तो मुख्य मकसद होता है इसका, क्या होता है, ठीक है। विज्ञापित और प्रतिवेदन में अंतर, ठीक है। अब दोनों में अंतर है, आप ये भी पढ़ सकते हैं यार, ज़्यादा मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं, इसका स्वरूप ढांचे में अंतर है, लंबाई कितनी होती है इसकी, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं, उदाहरणों के बारे में लिखा हुआ है। स्वर्थ लेखन आ चुका है, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप समझ लेना थोड़ा। स्वर्थ लेखन क्या होता है सीधा बताओ ना, जॉब एप्लीकेशन 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा ना। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, जिसमें आपका पूरा बायोडाटा तैयार किया जाता है, याद होगा। नाम लिखते हो, फादर नेम लिखते हो, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हो, फ़ोन नंबर लिखते हो, उसके बाद नीचे लिखते हो मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, 12th कब मैंने पास करी थी, कितने मार्क्स आए थे, 10th कितने में पास करी थी, कितने मार्क्स आए थे, कॉलेज का कॉलेज में कौन सा कोर्स किया था, कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। और कौन से विद्यालय से करा था, विश्वविद्यालय से करा था, किससे करा था, कौन से साल में पास किया था, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। उसके बाद नीचे अनुभव लिखोगे कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, इस ऑफिस में काम करा हुआ है, इस पद के लिए काम करा था, ठीक है, और इतने से इतने साल के लिए काम किया था, ठीक है, और कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, मेरे में क्या खूबियाँ हैं, मेरे में क्या टैलेंट है, सब लिखोगे। तो उसको भाई अपना जॉब एप्लीकेशन जिससे कहते हैं ना, तो उसको स्वर्थ लेखन कहते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, अपने में ज़रूर जानकारी देना। जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, अपने बारे में जानकारी दे रहे हो ना आप, भाई मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई मैंने की है, कहाँ मैंने काम किया, मेरे में क्या खूबियाँ है, तो वही होता है। तो इसको मैं समझाने की ज़रूरत नहीं समझता था, नहीं, ठीक है। इसमें ये होता है भाई, इसका स्वरूप कैसा होता है, मतलब इसकी काम क्या होता है, अपनी जानकारी देना होता है, ठीक है। मेरा क्या नाम है, मेरे पिता का नाम, की जन्मतिथि, सबको अपनी जानकारी, अपनी पढ़ाई के बारे में देना, मैंने कहाँ तक पढ़ा है, कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी डिग्री करी है, अब बता। अपना अनुभव बताना, भाई मैंने क्या अनुभव है, मैंने अब तक कहाँ काम किया है, किस पद के लिए काम किया, किस पोस्ट के लिए काम किया हुआ है, आपको क्या आता है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन नहीं, अपनी खूबियों के बारे में बताना कि हाँ भाई मेरे को क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, हाँ भाई मेरे को ये स्किल्स भी आती है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। अपने इसके बारे में बताना, खास काम जो भी आपने कुछ करे, आपने खास काम खेला, आपने डोमेस्टिक लेवल के लिए भी क्रिकेट खेला हुआ है, मतलब लगा लीजिए किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कोई भी अपना खास टैलेंट है, उसको भी लिखना होता है। अपनी घोषणा की होती है कि हाँ जो भी जानकारी दी है मैंने सही दी है, और एंड में दस्तखत करने होते हैं, ठीक है। लिखने का महत्व क्या होता है भाई, वही होता है, बात को सीधी साफ लिखना होता है, जानकारी छोटा सा लिखना होता है, अपनी काबिलियत का सबूत देना होता है। भाई सबूत में लिखा हुआ है आपने, हाँ ऐसा ऐसा है, तो काबिलियत का, अपनी जो काबिलियत है उसका सबूत देना होता है। खुद से बताने का मौका मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सामने वाला के बारे में जानेगा, नहीं, आप खुद से मौका दिया जाता है कि भाई हाँ अपने बारे में बताओ, क्या पढ़ाई की है, क्या अनुभव है, क्या आप में खूबियाँ हैं, क्या है, तो खुद से बताने का मौका मिलता है। तो ये विशेषताएँ होती हैं। समय की बात बचत होती है इसमें, भाई सामने वाला पूछेगा अलग अलग चीज़ें, उससे बढ़िया आप
एक कागज़ में सब कुछ लिख के दे देते हो। आपने एक कागज़ बनाया, उसमें अपने बारे में जो आपके अंदर है ना सब कुछ आपने लिख दिया। ये एबिलिटी है जी, ये मैंने पढ़ा है जी, यहाँ मैंने काम किया है, इस ऑफिस में मैंने काम किया है, ये मेरे में और अलग पढ़ाई की अलग खूबियाँ मेरे में ये है, ये मेरे को करना पसंद है, ठीक है, ये मेरा नाम, पिता नाम, मेरा नाम, पिता का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर। तो सारी अपने बारे में जानकारी एक कागज़ में आप लिख के दे दोगे, तो उससे क्या है, समय की बचत होगी। सामने वाले को वरना क्या करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें पूछनी पड़ती है, अलग चीज़ें लिखनी पड़ती, तो इसमें समय की बचत होगा। एक ही कागज़ पड़ेगा, सारा काम हो जाएगा उसी हिसाब का, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप अपने आप अपना ड्राफ्ट बना रहे हो, मतलब ये स्वर्थ बना रहे हो या कह लो जॉब एप्लीकेशन बना रहे हो, उससे आपका अपना वो बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप इतना लिखते समय भाई आपके अंदर खूबी आएंगी भाई। अपने आप मोटिवेट फील करोगे, भाई मैंने कितना सारा पढ़ा हुआ है, मैंने 12th पढ़ी हुई है, मैंने ये कोर्स करे हुए हैं, भाई मैंने यहाँ काम किया हुआ है, मेरे में ये खूबी हैं। तो लिखने के बाद एंड में आपको बड़ा प्राउड सा फील होगा, भाई मैंने कितना अच्छा काम किया हुआ है जो मैंने इसमें लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अब जो भाई इसके फॉर्मेट को याद कर लो आप, ठीक है। अब ये मैं समझाना नहीं चाहूँगा कि 12th का सेम फॉर्मेट है भाई, बस हिंदी लैंग्वेज में है। 12th में इंग्लिश में था आपके जॉब एप्लीकेशन, मेरे को पता है, ठीक है। और उसमें सेम टू सेम यही था, सबके पास था इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ऐसा भी नहीं है किसी के पास होना, ठीक है। और ये चीज़ें सारी वही थी, समझ रहे हो ना आप ये बिल्कुल जो एप्लीकेशन 12th में आपकी इंग्लिश वाली मैडम ने पढ़ाया होगा ना, बस वही है, बस उसको इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नाम वगैरह लिखना, ये लिखना, ये लिखना, फिर अपनी उसके बारे में लिखना, पढ़ाई के बारे में लिखना। मैंने सेकेंडरी करी हुई है, CBSE से करी हुई है, 1980 में करी थी, ठीक है। 1990 में करी थी, 70% मेरे मार्क्स आए थे, मैंने प्रथम आया था, फर्स्ट आया था क्लास में। स्कूल कॉलेज मेरा कौन सा था, मैंने फिर सीनियर सेकेंडरी करी, मैंने स्कूल से करी, इस साल में करी, BA करी, ये विश्वविद्यालय से करी, इतने साल में करी, इतने मार्क्स आए, कौन सी मेरी रैंक आई, क्या कौन से कॉलेज से करा। तो ये सब आपने 12th में पढ़ा हुआ है, बस इसका इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में करा हुआ है, बस कुछ चेंज नहीं है। आप बस इंग्लिश की कॉपी भी अगर आप 12th की आप अभी तक आपके पास, तो आप उससे भी ये पढ़ सकते हो भाई कैसा फॉर्मेट होता है, उसमें फिर अपने आप हिंदी में लिख सकते हो उसको, ठीक है। पूरा वही है, तो मैं इसको समझाने की जरूरत नहीं समझता हूँ, 12th में सबने पढ़ा हुआ है। बाकी फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मेट याद कर लो। ऐसा कुछ होता है, मतलब अपना नाम वाम लिखा, अपनी पढ़ाई के बारे में लिखा, और मैंने बड़ी वर्ड रिप्लेस करे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, ये लिखा हुआ, कई बच्चे लिख नहीं पाएंगे, बड़ा दिक्कत होगी। तो आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना इस PDF में, तो आपको ये मिल जाएगी भाई, शैक्षणिक योग्यता को पढ़ाई कहते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप पढ़ाई लिख सकते हो। तो मैंने रिप्लेस करे हुए हैं कई वर्ड जो काफ़ी हार्ड से वर्ड है ना, उसको मैंने रिप्लेस करके लिखा हुआ है भाई, क्या आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, आपके पहले पढ़ाई के बारे में बताना, फिर अपना अनुभव बताना है, मैंने कहाँ काम किया हुआ है, कौन से पोस्ट पर काम करा था, किस साल से लेकर किस साल तक काम करा, टोटल मैंने कितने साल काम करा, ठीक है। पढ़ेतर कार्यालय, ये क्रियाएँ, ये अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, तो आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पढ़ेतर कार्यालय का अन्य गतिविधियाँ जो आपने करी, तो इसका मतलब ये होता है। तो आप इसकी जगह अन्य गतिविधियाँ भी लिख सकते हैं। तो आपके लिए मैंने फ़ायदा भी हुआ है, जो हार्ड वर्ड है वो मैंने रिप्लेस करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको बताना भाई मेरे को क्रिकेट में रुचि है, मेरे को ये आता हुआ आता है, अन्य रुचि जो भी आपके अंदर है वो लिख देना है। उसके बाद ऐड में आपको अपना लिख देना भाई, भवदीय लिख के अपना साइन वगैरह कर देता है, नाम लिख देना है, बस ये होता है, बस ये होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि लेटर लिखना पड़ जाता है, वो कहते हैं कि यही जॉब एप्लीकेशन लिखना है, पर किसी को लेटर फॉर्मेट में लिख के देना है। एक होता है जॉब एप्लीकेशन, आपने सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा, आपने उसको दे दिया जॉब एप्लीकेशन अपना, वो पढ़ के लेगा। कई बार ऐसा होता है ना, वो कहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर या हमारी कंपनी में मेल कर दो इसको। मेल करने का बोलेंगे तो आप उसमें लेटर के फॉर्म में मेल करते हो, आपको बताइए। आप अपना सेंडर एड्रेस लिखोगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, विषय लिखोगे, महोदय लिखोगे भाई मैंने इस अखबार में आपका ये पद के लिए जानकारी पड़ी थी कि आप इस पद पे नौकरी दे रहे हैं, तो मैंने वो पद की जो भी खूबियाँ चाहिए वो खूबियाँ सारी मेरी अंदर हैं, ठीक है। तो मैं अपना स्वार्थ लेखन है ये लिख रहा हूँ ताकि आपको मेरी खूबी के बारे में पता चले, आप ये सब लिखोगे। फिर उसके बाद अपना जो भी जॉब एप्लीकेशन होता है उसको कंटिन्यू करोगे। तो ये दो तरीके से लिखा था, एक तो सिंपल ये होता है, सिंपल ये लिख दिया, ठीक है। और एक होता है आपका ऐसे लिखा जाता है, जिसमें बस इतना अलग है, बस लगा लो इतना अलग है, बस लेटर के फॉर्मेट आ गया, ऊपर सेंटर एड्रेस आ गया, डेट आ गया, विषय आ गया, वगैरह आ गया, ठीक है। और आपका अपना डेट, अपना सेंटर एड्रेस आ गया, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, रिसीवर एड्रेस आ गया, विषय आ गया, महोदय आ गया। फिर लिखा भाई मैंने इस पत्र में इस कागज़ में इस न्यूज़पेपर में मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो अपना ये प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपना स्वार्थ लेखन, अपना यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ, आपने लिखे बस फ्री सेम है। आपको बस इस दो में इसलिए लाया, एक होता है आपको सिंपल है, जस्ट मोस्टली यही आता है, मतलब फिर मैं बता देना दूसरा भी आपको, मोस्टली तो ये आता है सीधा आपको लिखने को, आपने लिख दिया, ठीक। कई बार होता है आपको लिखा है कि पत्र के रूप में लिखो, सरकारी कार्यालय को नौकरी हेतु शर्त लिखना है पत्र के रूप में, ठीक है। तो फिर जैसे लिखा है ना, निवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, पत्र लिखना है, तो पत्र के लिए बस आपको इतना चेंज करना है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर, ये रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, विषय, महोदय, उसके बारे में लिखना है, मैंने इस अखबार में ये पढ़ा, बस फिर ये कंटिन्यू। फिर ये नीचे का जो भी है ना, मैंने बस तो कम दिखाया हुआ है, वो पूरा वही सेम था तो मैंने दिखाया नहीं दोबारा से, ठीक है। बस ये लगा लो ये चीज़, फिर ये बिल्कुल ये पेज है ना बिल्कुल सेम यही है, बस ऊपर ये चीज़ का चेंज है, बाकी दोनों में सेम है, ठीक है। या पढ़ लो कि आपका ये कंप्लीट हो गया। उसको कहता है कार्यालय पत्र क्या होता है,
कार्यालय पत्र वो होता है जो भाई कार्यालय में लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट ये इतना हार्ड नहीं है, तो मैं इसको पढ़ाना ज़रूरी समझ नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई इजी लैंग्वेज में लिखा है, एक तो हिंदी में लिखा हुआ है, किसी को ना समझ आए तो वो हिंदी पढ़ ले भाई, ऐसे समझ आ जाए। इंग्लिश की बात तो अलग होती है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है, किसी को इंग्लिश के बारे में समझना है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा तो आपको सीधे समझ आ जाएगा, ठीक है। ताकि इसमें लिखा हुआ है क्या क्या होता है, ऑफिस में लिखा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को लिखते हैं, या व्यक्ति मतलब कहाँ लिखा जाता है, या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखेगा ऑफिस के अंदर, या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, कि एक ऑफिस का बंदा किसी दूसरे ऑफिस को लिखेगा, या एक ऑफिस किसी दूसरे बंदे को लिखेगा। तो बस यही बातें इसमें होती है। कार्यालय पत्र मतलब कार्यालय के अंदर पत्र क्या होता है, वही होता है भाई, किसी भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जाता है। ये पत्र कई लोग लिखते हैं, या तो ऑफिस वाला किसी दूसरे ऑफिस को लिखेगा, या किसी कर्मचारी दूसरा कर्मचारी को लिखेगा, कोई कर्मचारी ऑफिस वाले को लिखेगा, कोई ऑफिस वाला कोई दूसरा ऑफिस किसी कर्मचारी को लिखेगा, मतलब इसमें ऐसे चलता रहता है। इसके उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को किसी नियम पर जानकारी देना होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा से, पूरी सेम है, पूरी ऊपर वाली सेम है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और सेम है, तो आप भी पढ़ने की ज़रूरत आपको इतनी है नहीं, आपको समझ आइएगा क्या क्या लिखना होता है। ये भाई फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे भी आपको सब बताया मैंने ऊपर, कि रिकॉर्ड बन जाता है, सीधी बात होती है, सरल भाषा होती है, कम शब्दों में लिखा होता है, कानून सबूत काम होता है, ज़रूरी लोगों से बात करना सा, मतलब सब कुछ सेम ही ऊपर वाला। फिर सरकारी पत्र क्या होता है, एक था कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र कहाँ इस्तेमाल होता है, कार्यालय वाला लगा लो, सरकारी कार्यालय भी हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी काम, कोई भी दफ्तर हो सकता है, कोई भी सरकारी कार्यालय लगा लो, कोई भी दफ्तर कोई भी ऑफिस होता है वो कार्यालय के अंदर आता है, ऑफिस के अंदर आता है। पर सरकारी कार्यालय, सरकारी पत्र सरकारी ऑफिस के अंदर लिखा आता है सिर्फ, समझ रहे ना आप। ये रहा सरकारी पत्र कहाँ है, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र आपको बताइए क्या होता है। तो सरकारी अफसर लिखते हैं, सरकारी चिट्ठियाँ होती हैं, मतलब सरकारी ऑफिस के अंदर जो भी लिखेंगे ना, ऑफिसर जो भी होगा पत्र वत्र लिखेंगे तो सरकारी पत्र उसे कहते हैं। सरकारी पत्र की अलग खूबियाँ होती हैं भाई, कि वो कैसा कैसा होता है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे एक शिक्षा मंत्रालय ने किसी राज्य सरकार को शिक्षा नीति के लिए बारे में बताना, तो इस सरकारी लोग लिख रहे हैं ना, सरकारी लोग जो भी पत्र लिखते हैं तो सरकारी पत्र कहते हैं। बाकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस में नहीं दूंगा। और इसकी जो विशेषता और फायदे हैं भाई सेम ऊपर वाले की तरह है। कार्यालय पत्र में जो मैंने लिखा था ना, जैसे कार्यालय पत्र की जो भी मैंने विशेषताएं बताई थी, उसके फायदे बताए थे, विशेषताएं बताई थी, तो सेम टू सेम ही आपके इसके भी होते हैं, सरकारी पत्र के भी सेम टू सेम होते हैं। सर मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा पेज की पीडीएफ बन जाएगी, आप भी पढ़ते टाइम कहेंगे भाई कितने सारा पेजेस है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं दोबारा। सेम जो भी ऊपर यहाँ पर मैंने पढ़ाया ना, कार्यालय पत्र के बारे में मैंने जो भी पढ़ाया, उसके जो भी फ़ायदे हैं विशेषताएं हैं, सारी सेम टू सेम सरकारी पत्र की भी होती हैं। सरकारी पत्र के बारे में भी आप सेम टू सेम ऊपर जो उनके विशेषताएं और फायदे दिए हैं वो भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम है, ठीक है। सूचना का अधिकार है, लास्ट चैप्टर होगा शायद, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर आपकी वीडियो कंप्लीट रहेगी। सूचना का अधिकार क्या होता है, इसको भाई मेनली आरटीआई कहते हैं। आरटीआई क्या होता है आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबके पास अपनी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सबके पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। किसी के पास भी राइट है, कोई भी सरकारी दफ्तरों से कोई भी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब ये कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, राइट है उसके पास, ठीक है। तो उसके बारे में क्या लिखना होता है भाई, ये तो आपको सिंपल पता होगा यार, पढ़ भी लोगे तो समझ आ जाएगा कि सूचना के अधिकार को आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा नियम होता है जो भारत सरकार ने नागरिक के लिए सरकार ने नागरिक को ताकत देने के लिए बनाया हुआ है, ताकि कोई भी दफ्तर से कोई भी जानकारी मांग सकता है, कोई भी। सिंपल भाषा में ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप पढ़ लेना, सिंपल में लिखा हुआ है। ये सरकार ने आम आदमी को, नागरिक को ऐसा एक राइट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कोई भी आम आदमी किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने की बात कर सकता है। ऐसा नहीं भाई आप पूछ नहीं सकते हमारी सरकार, हमारे ऑफिस के अंदर की बात है, हम नहीं बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है। ये नियम बना हुआ है, 2005 में ये नियम आया था, ये भी लिखा था ना कि भाई सरकार ने दिया हुआ है, अगर किसी भी नागरिक को जानना है कि ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है, ऑफिस के अंदर कैसे काम हो रहा है, ये जो हमारा जो लॉ आना था अब तक आया क्यों नहीं, ये कब तक आएगा, इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, कब सुलटेंगी, ये काम कब होगा, कोई भी जानकारी मांगनी है, कोई भी जानकारी पूछनी है तो आरटीआई इस्तेमाल करती है। सूचना का अधिकार नागरिक को दिया हुआ है, 2005 में आया था कि 30 दिन के अंदर अंदर सरकारी दफ्तर जिससे भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, सरकार को 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना देनी पड़ती है उसके बारे में। तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती हैं, हर भारतीय का हक है भाई ये कि आपको राइट मिला हुआ, आपका हक है, लगभग सारी सरकारी जानकारी आपको मिलती है। ऐसा नहीं है भाई आपको कहेंगे कि भाई नहीं जानकारी नहीं देंगे, लगभग सारी जो सरकारी जानकारी होती है ना वो आप मांग सकते हैं, वो आम नागरिक मांग सकता है, सरकार मतलब लगभग सारी जानकारी जो आम नागरिक है वो मांग सकता है सरकारी कार्यालय से उसके बारे में, ठीक है। जवाब दें तो ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं भाई वो कह देंगे भाई हम तो नहीं दे रहे जवाब, ऐसा नहीं होता। लॉ बना हुआ है भाई 30 घंटे के अंदर अंदर, 30 घंटे नहीं 30 दिनों के अंदर अंदर देना होता है, ठीक है। और अगर कोई
कोई मामला कोई भी ज़िंदगी या आज़ादी से जुड़ा है तो 48 घंटे के अंदर देना होता है, समझ रहे हो। अगर कोई आज़ादी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है किसी को तो भाई जल्दी फैसला लेना होता है, जल्दी इन्फॉर्मेशन देनी होती है 48 घंटे के अंदर अंदर। अगर वैसी नॉर्मल चीज़ है किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी है तो 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना होता है, ठीक है। जानकारी न देने पे जुर्माना भी होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि भाई जानकारी नहीं देगी तो आप जुर्माना भी ले सकता है, और मांगना आसान होता है, सिर्फ 10 रुपये का नोटिस लगता है आपका लगाने के लिए, ठीक है। अपील करने का हक भी होता है कि अगर आपको जानकारी नहीं मिली तो आप अपील भी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार के तरीके के बारे में लिखे हैं, आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं इसको अपने बारे में, ठीक है। अधिकार के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया। भ्रष्टाचार कम होता है, आप इन्फॉर्मेशन उनसे मांगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार में ईमानदारी बढ़ेगी, ठीक है। आम आदमी को भागीदारी बढ़ती है भाई, वो भी समझेगा भाई हम भी इंक्लूडेड हैं, हमको भी इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं मिल जाती है, तो भागीदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी तय होती है भाई, कौन इनको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बेहतर शासन होगा भाई, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो भाई सरकार भी डर के रहेगी, उनको पता है भाई कोई भी हमसे कभी भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो हमको सही काम करना चाहिए। और नागरिकों को ताकत मिलती है भाई, वो भी समझते हैं भाई हमको भी ताकत है, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप लास्ट जो आपका बनता है ना, आपका ये बनता है, आपको बस ये याद कर लेना, बस आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने पूरी वीडियो देख ली है तो ख़त्म है आपके, मतलब आप लगा लो जो कि आपके बारे में सब कंप्लीट हो चुका है, आपके बारे में सब खत्म है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अब इसको पढ़ना क्या है ये बताता हूँ आपको। ये विज्ञापन होता है, विज्ञापन आपका 12th में भी था यार, 12th में लगा लो यार, 12th में आपने हिंदी नहीं पढ़ी तो 10th में भी था ये। 10th में आपको पता होगा विज्ञापन बनाने के लिए किसी भी कंपनी का पेन है इसके लिए विज्ञापन बनाओ, तो आपको सेम टू सेम एक याद कर लेना है। वहाँ पे वैसे अलग तो नहीं दिया होता कि पेन के ऊपर विज्ञापन बनाओ, कोई चेयर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर विज्ञापन बनाओ, ऐसा नहीं दिया होता। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं लिखा होता, वहाँ पर बस ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है कि एक विज्ञापन तैयार करो बस। तो आप, मैं सिंपली कहूँगा आप इस विज्ञापन को याद कर लो, ठीक है। मोस्टली यही आता है कि अगर पूछे जाते हैं तो यही बोलते हैं कि कोई भी एक विज्ञापन को तैयार करके लिखो, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, सेम टू सेम अगर आया तो सेम टू सेम छापाना है इसको, ठीक है। ये मैंने आपके सामने दिखा दिया है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो लिखें कि मैं नहीं इस चीज़ पर विज्ञापन बनाओ जो आप वहाँ पर सोचो, नहीं ऐसा लिखा रहता है, बस एक विज्ञापन बना दो, तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है ना इसकी, तो कमेंट में आपको एक कमेंट पिन, तो अगर गाइस आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है ना तो इसके कमेंट में मैंने एक पिन कर रखा कमेंट अपना, उसको पढ़ लेना, क्योंकि भाई ये PDF जो है वो पेड है, उसके लिए आपको 49 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई पेड कंटेंट होता है। फिर भी मैंने फ्री में यूट्यूब पे दिखा दिया, अगर आपको फ्री में देखना है तो यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं, इस वीडियो से। अगर आपको परचेज़ करना है तो 49 रुपीज़ आपको लगेंगे। अगर आपको परचेज़ करना है तो कमेंट मैंने Gmail ID अपनी पिन कर रखी है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। याद करने के बाद अगर आपने पूरी वीडियो देख ली घंटे की, आप लगा लो पूरा वन शॉट है, मैंने पूरा हिंदी को कंप्लीट करा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही बना लाऊँ अपनी तरफ से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लाया हूँ और कोई और क्वेश्चन आ जाए, नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इसमें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसमें, ठीक है। पूरा पढ़ लिया है आपने और आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आप 100% पास तो नहीं जाएंगे और अच्छे खासा मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। और मैं और सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।